नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी की एडवांस सीरीज में दोस्तों हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की आज हमारी ये 7वीं क्लास है। और अगर हम एडवांस सीरीज की बात करें तो आज हमारी एडवांस सीरीज की ये 86वीं क्लास है। अभी तक हमने दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर ये जो सब्जेक्ट्स हैं या यूनिट कहीं तो उनको पूरा कर चुके हैं। ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस, मस्कुलोस्केलेटन, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके सामने। ए प्राइमरी केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स सिफाजोलिन, मतलब जो डॉक्टर है दोस्तों वो एक ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहा है जिसका क्या नाम है, सिफाजोलिन है। 125 mg IM फॉर ए क्लाइंट के लिए 125 मिलीग्राम IM प्रेस्क्राइब करा है। द वायल कंटेन्स 0.5 ग्राम। जो वायल है दोस्तों उसके अंदर कितना है, कैप्जोल, मतलब इसके नाम से आती है, सिफाजोलिन कैप्जोल के नाम से आती है, इन पाउडर फॉर्म। द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट टू एड 2 ml ऑफ स्टेराइल वाटर टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 225 mg पर ml। मतलब कि ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई एससीपी ने हमें बताया कि 125 mg देना है, लेकिन हमारे पास वायल है, उस वायल के अंदर कितना है, 0.5 ग्राम है, मतलब कि 500 mg है। 0.5 ग्राम मतलब 500 mg है, लेकिन उन्होंने इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इसके अंदर हमें 2 ml स्टेराइल वाटर मिलाना है। ये सब मिल गया। मिलने के बाद में वायल के अंदर हमें कितना मिलता है, वो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 225 mg मिलता है। कितने ml में मिलता है, 1 ml में मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई आपको कितने ml उस पेशेंट को ये ड्रग देनी है, बस वो आपको बताना है कि कितने ml देनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिफाजोलिन की। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से जो एंटीबायोटिक है बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे कि हम पहले भी पढ़ा, हमने पेनिसिलिन पढ़ा था तो उस समय हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ और आपको सिफाजोलिन तक लेके आता हूँ। मैंने कहा था दोस्तों एंटीबायोटिक वो ड्रग्स हैं that are found by microorganism and kill or decrease the growth of microorganism। ठीक है, किल और डिक्रीज ग्रोथ हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था कि जो पेनिसिलिन है फंगस से प्राप्त होता है और फंगस को ही मारने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो दोस्तों अब फिर मैंने आपको बताया था जो एंटीबायोटिक है दोस्तों वो कैसे काम करती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। पहली जो एंटीबायोटिक है वो ऐसी है जो कि सेल वॉल पे काम करती है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बताया था। दूसरी सेल मेम्ब्रेन पे काम करने वाली बताया था, सेल मेम्ब्रेन पे। तीसरी जो बताया था दोस्तों हमने वो किसके बारे में बताया था, मेटाबॉलिज्म को अल्टर करती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसको अल्टर करती हैं, उसको इंटरप्ट करती हैं उसके। चौथा दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि डीएनए को अल्टर करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। और पांचवा जो मैंने आपको बताया था दोस्तों वो प्रोटीन को अल्टर करती हैं, प्रोटीन। तो इस प्रकार से हमने इसको 5 भागों में एंटीबायोटिक को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर आती है, जिसके बारे में हमने क्या की थी, पिछली क्लास में बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में भी कई प्रकार की ड्रग पढ़ी थी हमने, तो मैंने इसका आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि वेरी फैंसी, तो वैनकोमाइसिन, वेरी मतलब वैनकोमाइसिन, फैंसी मतलब फोस्फोमाइसिन, बीबीसी। ठीक है, वेरी फैंसी बीबीसी चैनल आता है ना वैसे, तो बीबीसी। तो एक इसमें बीटा लैक्टम आता था, एक इसके अंदर दोस्तों क्या आता था आपका बेसिट्रासिन, और एक इसके अंदर क्या आता था दोस्तों आपका साइक्लोसेरिन। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया था, क्लासिफाई किया था। फिर मैंने बीटा लैक्टम को और आगे क्लासिफाई किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। तो जो पेनिसिलिन है उसको मैंने आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है, शायद कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था दैट वाज सिफेलोस्पोरिन। दूसरा मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया था दोस्तों, सिफेलोस्पोरिन बताया था। फिर आपको मैंने क्या बताया था, एक कार्बेनोपिनम बताया था। ठीक है, एक मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया था, कार्बेनोपिनम, तो कार्बेनोपिनम बता दिया। और एक जो मैंने आपको बताया था दोस्तों दैट वाज मोनोलैक्टम। तो ये 4 ड्रग बताई थी, इसमें से हमने पेनिसिलिन पढ़ ली थी। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है जो कि इस क्वेश्चन के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर सिफाजोलिन की बात कर रहा है ये।
ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सीफाजोलिन की। और सीफाजोलिन जो होता है, सीफाजोलिन जो होता है वो एक क्या होता है दोस्तों? सिफेलोस्पोरिन होता है। तब हम आ गए सिफेलोस्पोरिन पे। ठीक है, सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे रटने से तो चीजें होंगी नहीं ना क्लियर। आपको अगर कंसेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हो कि सर मेरा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो फिर तो आपको ज्यादा चीजें थोड़ी तो पढ़नी पड़ेंगी औरों से। उसका फायदा ये मिलेगा कि और आप टाइम तो वेस्ट ज़्यादा करोगे औरों से, लेकिन आपका जो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन को एक तो आप भूलोगे नहीं जल्दी सी, टॉपिक को भूलोगे नहीं, आप ज़्यादा टाइम तक उसको क्या कर पाओगे? रिटेन कर पाओगे। और कंसेप्ट बनने से कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन हमें आते नहीं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो काम कर जाता है और वो हमें क्या दे देता है? आंसर दे देता है। सिफेलोस्पोरिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी 5 जनरेशन अभी तक बनी है। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन और 5वीं जनरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर, जैसे मैंने पहले से भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग में सिर्फ किस पे काम करती थी दोस्तों? ग्राम पॉजिटिव पे काम करती थी। सेकंड जो जनरेशन थी दोस्तों वो एन एरोबिक पे काम करती थी। एन एरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में। थर्ड जो जनरेशन थी दोस्तों दोनों पे काम करती थी, पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ जो थी वो मेनली किस पे? देखो करती सब पे, ये इनका एक्चुअली में जो क्लासिफिकेशन है जनरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है ना, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ती जा रही है। कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करने के थ्रू ये बढ़ती जा रही है। ये कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे करेगी, उससे ज्यादा पे करेगी, उससे ज्यादा पे करेगी, उससे ज्यादा पे करेगी, और ये उससे भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगी या कोई स्पेसिफिक पे काम करेगी। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रही है, ये एनारोबिक पे, ये दोनों पे काम करती है मेनली। ये जो नेगेटिव है वो उस पर बहुत कम एंटीबायोटिक सही से काम करती है, तो इन्होंने स्पेसिफिक फोर्थ जनरेशन को नेगेटिव को कहा। फिफ्थ जनरेशन जो थी दोस्तों मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस है उसके ऊपर, उसके लिए बनाया गया डायरेक्टली भाई, उस पर ज्यादा काम करने वाली। तो इस प्रकार से 5 जो जनरेशन है ना दोस्तों वो बनाई गई थी। अब आपको तैयार हो जाओ, बिल्कुल दिमाग को खुला कर लो। हम 500 जो जनरेशन है उसके अंदर कौन कौन सी जो ड्रग है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक एक ड्रग लिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन क्लास मत छोड़ना, क्योंकि जब ये ड्रग लिखा दूंगा ना तो आपको, जब ये ड्रग आपको हर जनरेशन के बारे में है ना, क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको समझा दूंगा कि भाई ये कैसे कौन सी जनरेशन में आएगी, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो डर मत जाना, कई बच्चे बीच में छोड़ के यार ये तो हमारे सर बाहर ही कर दिया, अभी मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, अभी थोड़ी देर रुकना। हाँ, जब ये खत्म करवाऊंगा उसके पहले पहले आपको मैं याद करवा दूंगा बस। अच्छा, तो 5 जनरेशन है दोस्तों आपके सामने। सबसे पहली है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर ड्रग आती है, जो पहली जो ड्रग हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है दैट इज सीफाजोलिन। ठीक है, पहली जो ड्रग दे रखी है कौन सी दे रखी है आपको? सीफाजोलिन दे रखी है, तो ये आएगी आपकी इसमें। दूसरी जो ड्रग आएगी दोस्तों इसके अंदर वो आएगी आपकी सीफालेक्सिन। सीफालेक्सिन। थर्ड जो ड्रग आएगी इसके अंदर वो आएगी आपका सीफालोथिन। सीफालोथिन। फिफ्थ जो जनरेशन की जो ड्रग आएगी दोस्तों इसके अंदर, सॉरी फर्स्ट जनरेशन की अगली जो ड्रग आएगी इसके अंदर वो आएगी आपकी सीफा। ठीक है, और यहां पर आएगी लोरीडीन। लोरीडीन। ठीक है, 4 ही ड्रग है, ज्यादा नहीं है। सीफाजोलिन, सीफालेक्सिन, सीफालोथिन और सीफालोरीडीन। ठीक है, अभी मैं सारे लिखवाऊंगा, फिर एक एक करके आपको करवाऊंगा ये। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन की ड्रग। तो इसके अंदर आती है आपकी सीफाक्लोर, सीफा मेंडोल। ठीक है, सीफा का मंडोले। अभी मत याद करो, मैं कह रहा हूं मत याद करना, क्योंकि याद करोगे तो फालतू में याद करोगे, याद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सीफा क्लोर, सीफा मंडोले। इसके बाद है सैफ मेटाजोल। सैफ मेटाजोल। इसके बाद है दोस्तों आपकी सेफ्यूरोक्साइन। फिर इसके बाद आती है आपकी सेफोक्सीटिन, और एक आती है आपकी सेफोटीटान। सेफोटीटान है, सेफोटीटान। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 ड्रग आती हैं आपकी इसके अंदर। ठीक है, सेकंड जनरेशन में। इसके बाद आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। एक दो एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत है, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। ठीक है, अभी याद कराएंगे, अभी टेंशन मत करो। अभी कई बच्चे तो छोड़ के सोच रहे हैं कि यार ये क्या, कहाँ फंस गए हम, एक गलत ही जगह फंस गए। तो ऐसा सोच के मत जाना, अभी यही रुकना, अभी आपको एक एक चीज़ मैं याद कराऊंगा, तो टेंशन मत करना ना। इसके बाद आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट जो आती है इसके अंदर, वो आती है आपकी
सेप्टाजिडीन, सेप्टा स्टार नहीं लिखा मैंने, सेप्टा CEFTA, सेप्टाजिडीन। फिर इसके बाद है दोस्तों सेप्टा, ए भी नहीं लिखा, सेप्टासाइन, जोक्साइन, सेप्टाजोक्साइन। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है दैट इज सेप्टाजोक्साइन। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी सेप्टीजोक्साइन आएगा, सॉरी सेप्टीजोक्साइन। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग आएगी दैट इज सेप्टीब्यूटेन, सेप्टीब्यूटेन। इसके बाद में नेक्स्ट जो ड्रग आएगी इसके अंदर दैट इज इसके अंदर मैंने सेफिरोक्साइन लिखा दी ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग आएगी दोस्तों इसके अंदर वो आएगी आपकी सेफेजाइन। नेक्स्ट जो ड्रग है इसके अंदर दैट इज सेफपोडोक्साइन, सेफपोडोक्साइन। नेक्स्ट जो ड्रग है इसके अंदर सेफ्ट्रिक्सोन। नेक्स्ट जो ड्रग है इसके अंदर वो आएगी आपकी सेफ्ट्रिक्सोन होगी मोक्सालेक्टम, मोक्सालेक्टम। और लास्ट जो ड्रग आएगी इसके अंदर दैट इज सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन। ठीक है, तो सेप्टाजिडीन, सेप्टीजोक्साइन, सेप्टीब्यूटेन, सेफिक्जिम, सेफोडोक्साइन, सेफ्ट्रिक्सोन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रग इसके अंदर आती हैं लगभग आपकी। फोर्थ जो जनरेशन आती है दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के अंदर जो ड्रग आती हैं वो आती हैं आपकी सेफेपाइन, सेफेपाइन और सेफपीरोम, सेफपीरोम। और फिफ्थ जो जनरेशन के अंदर जो ड्रग आती हैं आपकी दोस्तों वो आती हैं आपकी सेफ्टीबीपरोल। और एक आती है इसके अंदर सेप्टारोलिन। ठीक है, ये सारी ड्रग होती हैं आपकी 5 जनरेशन की ड्रग होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे याद हो गई तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ये याद करनी ही नहीं है। आपको सर फिर क्या फ़ायदा जब आप पढ़ा रहे हो जब हमें याद ही नहीं हो। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी तरीके से बताऊंगा, इस ट्रिक से बताऊंगा कि आपको है ना कोई ड्रग याद करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप इन सबको कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे बात करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले जनरेशन की जो ड्रग हैं, फर्स्ट जनरेशन की जो भी ड्रग है ना दोस्तों, इन सब ड्रग ये सीफा से स्टार्ट होंगी। सीफा, सीफा, सीफा और सीफा। पहली जनरेशन की जो भी ड्रग है वो सीफा से स्टार्ट होंगी, लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं 2। कितने एक्सेप्शन हैं? 2 एक्सेप्शन हैं। अब देखो, तो आपको ये वाली जो ड्रग है ना कोई भी याद नहीं करनी, तो आपको याद क्या करना है? आपको एक्सेप्शन याद करना है। एक आपको याद क्या रखना है दोस्तों? सीफा क्लोर याद रखना है। ठीक है, अभी मैं देखो आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, टेंशन मत करो। तो पहली जो है इसके अंदर वो आएगी आपको सीफा क्लोर, और दूसरी जो आपको याद करनी है दोस्तों सीफा मंडोले। ये दोनों एक्सेप्शन याद करने हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको सीफा दिखे तो अब आपको इतनी ड्रग याद करने से अच्छा ये 2 ही ड्रग याद करोगे। तो देखो सीफा क्लोर, बस सीफा क्लोरीन होता है ना, सीफा क्लोरीन से क्लोर याद रखो, सीफा क्लोर। सीफा का मन डोल रहा है, सीफा मन डोले। सीफा का मन क्या हो रहा है? डोल रहा है, सीफा मन डोले। बस 2 याद करनी है। सीफा क्लोरीन के साथ उसका पैचअप है सीफा क्लोर, और एक फिर पैचअप होने के कारण सीफा का मन क्या कर रहा है? डोल रहा है, सीफा मन डोले। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के में सीफा आएगा 2 ड्रग को छोड़ के, सीफा क्लोर और सीफा मन डोले। ठीक है, सेकेंड जनरेशन छोड़ो, मत याद करो, आ जाओ थर्ड जनरेशन में। थर्ड जो जनरेशन है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या तो आएगा आपको सामने? मी। क्या तो आपको क्या मिलेगा? मी मिलेगा, मी। ठीक है, मी। या फिर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? या फिर आपको मिलेगा 10। ये देखो 10,
या फिर आपको मिलेगा 1, इसमें ई हो जाएगा एक सेप पैराजो, या फिर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखो मी यहां भी है ना, देखो ये रहा मी, एक सेकेंड, देखो सॉरी, ये देखो मी 1 1 10 नहीं, इधर नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो थर्ड जनरेशन में आपको क्या क्या मिलेंगे, थर्ड जनरेशन के अंदर आपको क्या तो मिलेगा मी 1 या फिर मिलेगा दोस्तों 10, मी 1 और 10 मिलेगा आपको। देखो मी 10 मी 1 और 1, और वो भी लास्ट में मिलेगा, वो भी किसमें मिलता है, लास्ट में। तो एक ड्रग याद करनी है आपको सिर्फ इसमें, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है याद करना, मोक्सालेक्टम। कौन सी, मोक्सालेक्टम। और एक आपको याद रखना है इसका एक्सेप्शन, इस ड्रग का एक ही एक्सेप्शन याद रखना है, और वो एक्सेप्शन जो आता है दोस्तों दैट इज सेफ्यूरोक्साइन, सेफ्यूरोक्साइन। वो एक एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है दोस्तों, सेफ्यूरोक्साइन। क्या याद रखना है, सेफ्यूरोक्साइन। आ जाओ नेक्स्ट जो आती है दोस्तों फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की, अब आपको इसको मी दिखेगा, लेकिन एक बार आप मेरे साथ चलो, फिर मैं लास्ट में लेके आऊंगा आपको वापस से। इसमें आपको पी मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, पी। तो हनी सिंह का गाना है 4 बोतल वोद का, मतलब पियो, 4 बोतल वोद का पियो, तो पी मतलब 4 मतलब फोर्थ जनरेशन, जहां पी आएगा वहां 4 फोर्थ जनरेशन। इधर आ जाओ दोस्तों, वो एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, 5 रुपए में कौवा बिरयानी, बहुत सुना होगा आपने, 5 रुपए में कौवा बिरयानी। तो उसका जो रोल है ना वो बहुत अच्छा है, उस एक्टर का जो रोल है वो बहुत ही, विजय नाम है उसका, ठीक है, उसका बहुत अच्छा रोल है, तो वो फेमस है, 5 रुपए में कौवा बिरयानी, तो वो रोल क्या है, फेमस है। तो जहां पे भी आपको दोस्तों रोल दिखे ROL, तो ये समझ जाना कि ये कौन सी जनरेशन की है, फिफ्थ जनरेशन की है। कौन सी जनरेशन की है, फिफ्थ जनरेशन की है। देखो अब आपको यहाँ पर मी दिख रहा होगा, आपको सर मी तो इसमें भी आ रहा है, फिर तो क्या फायदा। दोस्तों मैं बताता हूँ क्या फायदा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला काम आप क्या करोगे दोस्तों, इसको देखो मैं समझाता हूं कैसे आपको याद रखनी है। पहला आप काम क्या करोगे, आपको ये देखना है कि कहीं इसके अंदर सीफा तो नहीं है। अगर सीफा है तो 2 चीजें आपको अलग से याद रखनी है कि भाई अगर सीफा है ना, तो इस सीफा का क्लोरीन के साथ कोई लफड़ा न हो, सीफा क्लोर, या फिर सीफा का मन नहीं डोल रहा हो, सीफा मन डोले, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें हुई तो हमारे हाथ से सीफा आगे बढ़ गई, सेकंड जनरेशन तक पहुंच गई। नहीं तो सीफा कौन सी जनरेशन के अंदर आ गई दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इसको छोड़ो, पहला शुरू से कर रहे हैं, तो सीफा किसके अंदर आ जाएगी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाएगी। अब आपको नेक्स्ट जो है ना दोस्तों, इसके अंदर सीधा फोर्थ जनरेशन पे जाना है, थर्ड पे नहीं जाना। आप जब कोई भी आपको ड्रग दूंगा मैं, तो आपको किस पे जाना है, पहले फोर्थ जनरेशन पे जाना है, पहले सेकंड में मत जाओ। उसका क्या फायदा मैं बताता हूं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों पी मिल गया, 4 बोतल वोद का पियो, तो पी मिल गया, तो फोर्थ जनरेशन की है वो। तो अब आपको मी 10 कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे इसमें मी भी मिलो, लेकिन हम पहले क्या देखेंगे, पी देखेंगे। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, देखो उससे दोस्तों ये फायदा होगा कि जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर मी भी दिख रहा है, तो मी का कुछ लेना देना ही नहीं है हमें, पी मिल गया, खत्म काम, फोर्थ जनरेशन छोड़ो, बाकी का काम छोड़ो कि क्या है क्या नहीं है। तो पी मिलते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों फिफ्थ जनरेशन पे। इसके बाद में आपने फोर्थ देख लिया, फिर 5 रुपए की कौवा बिरयानी वाला रोल देखोगे, ठीक है। तो फिर 5वें में आपको क्या मिलेगा, ROL, तो ये मिल गया दोस्तों, तो फिफ्थ जनरेशन है। अब आगे आ जाओ, और इसके बाद में फिर आप आओगे दोस्तों किस पे, थर्ड जनरेशन पे। तो उसमें 3 चीजें दिखेंगी आपको, क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो मी, एक 1, और एक आपको क्या दिख रहा है उसमें, 10, ठीक है, मी 1 और 10 की स्पेलिंग इसमें ब्यूटेन, TEN है ना, TEN है ये, तो या फिर आपको क्या मिलेगा, TEN है, ये जरूर ध्यान रख लेना, TAN नहीं है, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन है ना उसके अंदर आपको सेफोटिटान मिलता है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा, मी 1 और 10। अब अगर आपको चारों ही आपका काम नहीं कर रहा, आपका सेफा वाला भी काम नहीं कर रहा, पी वाला भी काम नहीं कर रहा, रोल वाला भी काम नहीं कर रहा, मी 1 10 वाला भी काम नहीं कर रहा, तो फिर आपकी जो जनरेशन हो जाएगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड जनरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड जनरेशन हो जाएगी। अब कोई भी एग्जांपल आप ले लो इसमें से,
जो भी एग्जाम्पल आपको लेना हो ना दोस्तों, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपको कोई गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है। अब मतलब कि सेकंड जनरेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेकंड जनरेशन को आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब आप, हाँ इसमें एक सेफिर एग्जाम बड़ा, मैंने आपको एक्सेप्शन वहां तो बता दिया था, इसमें भी लिख लो ताकि आपको इस ट्रिक में भी याद रहे कि थर्ड जनरेशन में आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि भाई थर्ड जनरेशन का अगर आता है, अगर आपको दोस्तों मी 1 और 10 इसके अंदर एक आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। वो मी 1 और 10 वाला कौन सा जनरेशन, कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा आपको, सेफ्यूरोक्साइन, सेफ्यूरोक्साइन, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, ठीक है, सेफ्यूरोक्साइन। अब देखो इसमें 3 वर्ड हैं, एक मी है, एक 1 है और एक 10 है, तो मी 1 और 10 3 वर्ड है, तो थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के अंदर 3 ढूंढेंगे हम, मी 1 और 10। अगर मी 1 और 10 में से हमें कोई भी मिला थर्ड जनरेशन, बस एक एक्सेप्शन रहेगा, वो एक्सेप्शन क्या रहेगा दोस्तों, आपका सेफ्यूरोक्साइन रहेगा। क्या रहेगा, सेफ्यूरोक्साइन। दोबारा से एक बार दोबारा सुनो, सबसे पहले आप सीफा पे आओगे, याद रखना सीफा को कभी भी याद करो तो दोनों चीजें ध्यान रखना कि सीफा के साथ, क्लोर के साथ कोई चक्कर तो नहीं है, और सीफा का कहीं मन तो नहीं डोल रहा, सीफा का मन तो नहीं डोल रहा। अगर ये हो गया तो कौन सी जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई। इसके बाद में आ जाओ आप कि अगर आपको पी तो नहीं मिल रहा है कहीं, अगर आपको दोस्तों कहीं पी मिल गया तो फिर 4 बोतल वोदका पीना है, तो फोर्थ जनरेशन आ गई आपकी। फिर आपको कहीं 5 रुपए में कवर भी देने वाला रोल तो नहीं है, तो ये 5 हो गया, तो फिफ्थ जनरेशन हो गई। इसके बाद में कहीं मी, ठीक है, मी 1 और 10, मी 1 और 10 3 वर्ड हो गए ना, कितने वर्ड हो गए, 3 वर्ड हो गए। अब 3 वर्ड अगर हो गए दोस्तों तो थर्ड जनरेशन, इन तीनों में से कोई भी मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, थर्ड जनरेशन। लेकिन इसका क्या रहेगा, एक एक्सेप्शन रहेगा, वो एक्सेप्शन क्या रहेगा दोस्तों, सेफ्यूरोक्साइन। और ज्यादातर देखो जो भी हमारे एक्सेप्शन है ना वो सेकंड जनरेशन के हैं, ये भी सेकंड जनरेशन का है, ठीक है, ये दोनों भी किसके हैं, सेकंड जनरेशन के हैं। अब बाकी के कोई भी ड्रग बचे आपसे नहीं हो पा रहा तो वो ड्रग किस में आ जाएगी दोस्तों, आपको सेकंड जनरेशन में आ जाएगी। तो सारी जनरेशन हो गई आपकी, देखो फर्स्ट जनरेशन यहाँ हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई और फिफ्थ जनरेशन हो गई, ठीक है, 5 जनरेशन हो गई। शायद मैंने इधर फोर्थ इसको बोला नहीं था, थर्ड वहां पे, लेकिन इसको याद रखो आप कि इस प्रकार से आपको याद रखना है, सीफा, फिर उसके बाद सीफा क्लोर, सीफा मंडोले, ये याद रखना है। सेकंड, फिर इसके बाद में आप फोर्थ पे आओगे सीधे, फोर्थ पे आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, थर्ड पे मत जाना पहले। क्यों, क्योंकि थर्ड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको मी इसमें भी मिल सकता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पी पे जाओगे तो पी मिलते ही फोर्थ जनरेशन, पी के बाद में आपको रोल याद रखना है, रोल आ गया तो फिफ्थ जनरेशन, फिर मी 1 और 10 आ गया, मी 1 10 3 वर्ड है तो कौन सी जनरेशन हो जाएगी, थर्ड जनरेशन। एक इसका क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, सेफ्यूरोक्साइन। और अगर ये सारी चीजें नहीं मिल रही तो लास्ट में आपको किस पे जाना है दोस्तों, सेकंड जनरेशन पे जाना है, ठीक है। एक बार दोबारा से एग्जांपल पे एक बार आ जाओ आप, देखो सब पे सीफा 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 सीफा, याद मत करो क्या है, छोड़ो। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये एक्सेप्शन है क्लोर मंडोले इनका तो, और ये सेफ्यूरोक्साइन, ये भी क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है, और बाकी के 3 हैं इनको याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसके बाद आ जाओ थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में मी 10 मी 1 1 और एक याद रखो मोक्सालेक्टम, ठीक है, इसको और ध्यान रख लेना, एक मोक्सालेक्टम। तो मुश्किल से आपको 4 ड्रग याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक आपको मैं याद करवा रहा हूँ मैं, सीफा क्लोर, सीफा का मंडोले, सीफा का मंडोले नहीं, सीफा मंडोले, ठीक है, सीफा क्लोर, सीफा मंडोले, सेफ्यूरोक्साइन और मोक्सालेक्टम, बस 4 ड्रग याद करो, सारी जनरेशन याद है आपको, ठीक है। तो मोक्सालेक्टम, यहाँ पर 3 चीजें मिल रही है आपको, मी 1 और 10, एक्सेप्शन क्या था, सेफ्यूरोक्साइन। फोर्थ जनरेशन में देखो आपको पी मिल गया। अब आगे मत देखो मी, कंफ्यूज हो जाओगे, शुरू में आप ऐसे चले गए ना, सेकंड जनरेशन डायरेक्ट चले गए तो मी दिख गया तो थर्ड जनरेशन कर दोगे आप, सॉरी सेकंड बोल रहा हूँ, जैसे थर्ड पे चले गए तो मी मिल गए तो आप थर्ड कर दोगे, लेकिन पहले आपको किस पे जाना है दोस्तों, फोर्थ पे जाना है, पी को ढूंढना है, फिर आप किसको ढूंढोगे, रोल को ढूंढोगे, तो रोल मिलते क्या हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा, तो याद भी कर लोगे आप इसे। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उनके बारे में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सिफेलोस्पोरीन है, सिफेलोस्पोरीन है जो कि रीनल फेलियर के अंदर सेफ रहती हैं और बाइल के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने का काम करती है, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करती है दोस्तों, किल करती है। तो 2 चीजें ध्यान रखना, रीनल फेलियर में सेफ है, सेफ इन रीनल फेलियर, सेफ इन रीनल फेलियर, और बाइल के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करती है दोस्तों, मारती है, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया ऐसे डिजीज के अंदर।
तो मेन इसका आंसर लिखना, एक तो आप लिखना सेप्ट्रिक्सोन और एक याद रखना सेफोपेराजोन, पैराजोन। ठीक है, अब 1 मिल गया तो 1 से आप समझ जाओ कौन सी जनरेशन की भाई 1 मी और 10, 3 वर्ड है, ये थर्ड जनरेशन की। ठीक है, ये बताओ इसमें भी 1 मिल गया तो ये भी है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना ये दोनों थोड़ा। एक आपको क्या याद रखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी सिफेलोस्पोरिन है जो कि सल्फीरैम लाइक एक्टिविटी करती हैं, सल्फीरैम लाइक रिएक्शन, और ऐसी कौन सी सिफेलोस्पोरिन है जो कि प्रोथ्रोम्बिन के लेवल को क्या करती है दोस्तों, कम करती है। तो मतलब प्रोथ्रोम्बिन कम होगा तो ब्लीडिंग की चांसेस को क्या करती है, इंक्रीज करती है, या फिर ब्लीडिंग में नहीं देनी चाहिए। सारी चीजें हो गई ना, तीनों हो गई ना, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर दोस्तों ज्यादा ये टफ नहीं है। एक तो आपका वही सेप्ट्रिक्सोन वापस से आ जाएगा, एक आपका इसके अंदर आएगा दोस्तों मोक्सालेक्टम, सॉरी सेप्ट्रिक्सोन नहीं आएगा इसके अंदर, सेफोपेराजोन आएगा, पैराजोन। एक आएगा मोक्सालेक्टम और एक आएगा सेफोटीटान, है। ठीक है, अब ये 10 है, ये TEN नहीं है। अब EN मत समझ लेना, जहां पर EN समझ लिया वहीं गलती कर दिया आपने। ठीक है, मोक्सालेक्टम है, आपको पता ही है थर्ड जनरेशन में 1 आ गया तो थर्ड जनरेशन के अंदर है। अब ये किसी में नहीं मिलेगा आपको, TEN है, ये जरूर ध्यान रखना। TAN करोगे गलत कर दोगे। तो T देखो, अब हम आते हैं, सेफा मिला नहीं मिला, खत्म, पहला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में P मिला नहीं मिला तो आपका फोर्थ भी नहीं है, रोल मिला नहीं मिला तो फिफ्थ भी नहीं है, फिर मी 1 और 10 मिला नहीं मिला, ये 10 नहीं है, TAN है, TN ये भी नहीं है। तो कौन सी जनरेशन की हो गई, ये सेकंड जनरेशन की हो गई। ठीक है, और यहाँ भी सेम यही आएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर इधर भी 3 लिखा दोगे तो गए काम से हम तो यहाँ भी 3 यही आएंगे। तो मोक्सालेक्टम, सेफा पैराजोन और सेफोटीटान। ठीक है, ये 3 ड्रग ऐसी होती हैं जो कि सल्फीरैम लाइक रिएक्शन और प्रोथ्रोम्बिन को क्या करती हैं, कम करती है। बस इतना पढ़ लो, काम चल जाएगा आपको। और मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतनी सारी जो ड्रग्स हैं वो आपको याद नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो थोड़ा सा इन पे देखना इनको एक बार। अब हम आते हैं, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं वापस लेके आऊंगा आपको इस पे, है ना। हमने सीफा नहीं लिख दिया गलती से, सीफो है ना, पता होगा इतना तो आपको, वो पैराजोन है। आ जाओ अब देखो आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कि विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सम बैक्टीरिया टू सिफेलोस्पोरिन। दोस्तों मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन कराया था ना, तब मैंने आपको कराया था कि भाई अकेले सिफेलोस्पोरिन ही बीटा लैक्टम नहीं है। बीटा लैक्टम का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने उसमें 4 ड्रग पढ़ी हैं। तो उसमें से एक ड्रग क्या थी, पेनिसिलिन थी। ठीक है, दूसरी जो ड्रग थी दोस्तों वो आपकी कौन सी है, सिफेलोस्पोरिन है, फिर कार्बेनापिनम है, और फिर क्या है, मोनोलैक्टम है। ठीक है, क्या है, मोनोलैक्टम। तो चारों ड्रग बीटा लैक्टमेज पे काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बीटा लैक्टमेज। तो विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ सम बैक्टीरिया टू सिफेलोस्पोरिन। अब आपको रेसिस्टेंस है वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो एक्चुअली में एंटीबायोटिक तो क्या है दोस्तों, ये बीटा लैक्टम है। बीटा लैक्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक रिंग पाई जाती है ऐसी, ये वाली जो रिंग है दोस्तों, दिस इज बीटा लैक्टम। तो ऐसी हमने एंटीबायोटिक बनाई थी जो कि क्या नाम दिया इसको, हमने पेनिसिलिन नाम दिया। पेनिसिलिन और भी सारी जो बीटा लैक्टम है उनके अंदर रिंग ये आती है एग्जांपल के रूप में, जैसे पेनिसिलिन हो गया जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। इसके अलावा आपका क्या हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया जिसके अंदर भी पाई जाती है। कार्बेनापिनम हो गया जिसके अंदर भी पाई जाती है। और एक क्या हो गया, मोनोलैक्टम। मोक्सालैक्टम नहीं लिख रहा हूं मैं, मोनोलैक्टम लिख रहा हूं। ठीक है, वहां पर मोक्सालैक्टम था, ये मोनोलैक्टम है। तो इन सब के अंदर ऐसी रिंग पाई जाती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होती जाती है एंटीबायोटिक के अलग अलग, ये वाली अलग, लेकिन मेन क्या है, बीटा लैक्टम। तो ये जो रिंग थी ना, ये वाली हमने बनाई। अब बैक्टीरिया क्या हो गए दोस्तों, हो गए समझदार। बैक्टीरिया ने क्या किया, एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जिसका क्या नाम था दोस्तों, बीटा लैक्टमेज। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने एडवांस हो गए कि भाई तुम हमें इससे मरवाओगे, हम इसी को खत्म कर देंगे। तो इस रिंग को ही क्या करने लग गए दोस्तों, खत्म करने लग गए। तो फिर हम बैक्टीरिया से तो आ गए हैं कम से कम। ठीक है, हमने इनके खिलाफ भी दवाई बनाई। तो फिर वो जो दवाई थी तो बैक्टीरिया ने ये एंजाइम तो बनाया। इस क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा है कि कौन से एंजाइम के द्वारा रेसिस्टेंस होता है, तो बीटा लैक्टमेज। अब हमने इसके खिलाफ
क्या बनाई थी दोस्तों, दवाई बनाई थी। तो सेम इसके अंदर भी ऐसा ही आएगा, जैसे हमने पेनिसिलिन में पढ़ा था वैसे ही सिफेलोस्पिरिन में बीटा लैक्टम में जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, इनको रेसिस्टेंस करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। पेनिसिलिन के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी करवाए थे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना। क्लेविनिक एसिड बढ़ाया था, ठीक है, इसके अलावा साल्बेक्टम, टेजोबेक्टम, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिफेलोस्पिरिन शेयर ए सिमिलर बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर विद विच अदर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। भाई बीटा लैक्टम रिंग किस किस में पाई जाती है, भाई 4 ही तो बताएं आपको, फिर बार बार बता रहा हूँ, 4 है, पेनिसिलिन है, ठीक है, इसके अलावा क्या है दोस्तों, सिफेलोस्पिरिन है, कार्बेनापिनम है और मोनोलैक्टम है। ये चारों के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। अब चारों में ढूंढो कि कौन सी रिंग है, तो ये कह रहा है कि सिफेलोस्पिरिन के अंदर तो ये रिंग पाई जाती है, और किसके अंदर पाई जाती है, इन चारों में हमें एक पेनिसिलिन नहीं दिख रहा है, बाकी के तो सब अलग है, एमाइनोग्लाइकेट, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, तो ये सब तो क्या है दोस्तों, अलग है। तो इसमें क्या आ गया, पेनिसिलिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेप्ट्रिक्सोन एक ड्रग है जो कि यूज करते हैं हम रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। कौन सी जनरेशन की सिफेलोस्पिरिन है ये, बस तो आप आ जाओ हमारे सामने आगे, सेप्ट्रिक्सोन, सेप्ट्रिक्सोन। दोस्तों आपको सेप्ट्रिक्सोन मिली, पहला काम क्या करोगे आप, सीफा ढूंढोगे, पर सीफा मिला ही नहीं तो छोड़ो, उसके एक्सेप्शन भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें सीफा ही नहीं मिला तो उसके एक्सेप्शन से क्या लेना, तो पहले जनरेशन की नहीं है। फिर हम इसमें पी ढूंढेंगे, पी मिला है कहीं, नहीं, तो आपकी 4th जनरेशन भी नहीं है। फिर हम रोल ढूंढेंगे, कहीं रोल मिल रहा है क्या, नहीं, ठीक है, तो रोल भी नहीं मिला, तो मतलब ये 5th जनरेशन भी नहीं है। फिर हम इसमें क्या ढूंढेंगे दोस्तों, हम ढूंढेंगे 1, मी और 10। हाँ जी 1 मिल गया हमें, तो 1 मिल गया, तो ये तीनों जिसमें मिलती हैं वो कौन सी है दोस्तों, आपकी 3rd जनरेशन की है। ये तीनों जिसमें मिलती हैं दैट आर 3rd जनरेशन। बस यही क्वेश्चन था, 3rd जनरेशन की है। कोई दिक्कत हुई आपको याद करने में, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको याद नहीं भी होंगी तो भी आप कर दोगे। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सिफेलोस्पिरिन। बस सिफेलोस्पिरिन कैसे काम करती हैं, अब आपको और ऊपर लेके आया था मैंने बताया था, एंटीबायोटिक है वो 5 प्रकार की होती हैं। एक सेल वॉल पे काम करती है, दूसरी सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है, तीसरी मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, और चौथी जो होती है दोस्तों वो किस पे काम करती है, आपकी डीएनए पे, 5वीं प्रोटीन पे। पहली वाली सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करने वाली थी, जिसके अंदर हमने 5 पढ़ी थी, वैनकोमाइसिन पढ़ी थी, फोस्फोमाइसिन पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, आपका ये तो पढ़ा था, बीटा लैक्टम पढ़ी थी, ठीक है, वेरी फेमस, देखो वैनकोमाइसिन, फोस्फोमाइसिन, ठीक है, और बीटा लैक्टम, बेसिट्रासिन और साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन, ये सारे किस पे काम करती है दोस्तों, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पे काम करती है। तो सिफेलोस्पोरिन जो है वो किसका है, बीटा लैक्टम का क्लासिफिकेशन है, तो ये क्या है, ये भी क्या करेगी, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस करेगी। बीटा लैक्टम को जब हम आगे बांटते हैं तो उसमें पेनिसिलिन आता है आपका, दूसरी जो आती है दोस्तों आपकी कौन सी आती है, ये सिफेलोस्पेरिन, कार्बेनापिनम और मोनोलैक्टम, तो कर रही है काम। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर थोड़ा भी पढ़ा हुआ है ना तो क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन, which cephalosporin is often preferred for treating methicillin resistant staphylococcus aureus infection। भाई सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया है, देखो अभी आपको मैं क्लासिफिकेशन दिखाता हूं, अब ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे काम करने वाली जो भी ड्रग्स हैं वो कौन सी जनरेशन की हैं, 5वीं जनरेशन की हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता लग गई कि भाई कौन सी जनरेशन का आंसर आएगा, इसमें 5वां जनरेशन का आएगा। तो आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमें इन चारों में से ना दोस्तों मेन कौन सी ढूंढनी है, 5वीं जनरेशन की ढूंढनी है। कौन सी ढूंढनी है, 5वीं जनरेशन की में ढूंढनी है, ठीक है। अब हम सारे ही देखते हैं, छोड़ो, आपको इस बहाने क्या हो जाएगी, ट्रिक भी पता लग जाएगी। पहली वाली ड्रग से शुरू करते हैं कि कौन से जनरेशन की है, ठीक है। हम तो 5वीं जनरेशन ढूंढनी, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं मैं। पहली जनरेशन की बताओ, आप लोग बताओ। देखो सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, सेफा। सेफा मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। अगर सेफा मिल जाता ना तो हम 2 चीजें देखते, ठीक है। सेफा का क्लोर के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है, सेफा क्लोर, और सेफा मंडोले, ये दोनों तो नहीं, ये देखते, क्योंकि ये दोनों मिलती तो हम 2nd जनरेशन में कर देते। तो ये नहीं मिला, तो 1st जनरेशन नहीं है। फिर हम इसके अंदर ढूंढेंगे दोस्तों, पी तो नहीं मिल रहा है कहीं, नहीं भाई पी भी नहीं मिल रहा, तो 4th जनरेशन भी ये नहीं है। फिर हम इसमें रोल देखेंगे, भाई रोल मिल रहा है क्या कहीं, नहीं, रोल भी नहीं मिल रहा, तो आपकी 5th जनरेशन भी ये नहीं है। फिर हम देखेंगे दोस्तों इसके अंदर मी, ठीक है, 1 और 10 तो नहीं है कहीं, तो इसमें मी 1 10 नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब एक ही बच गई, 2nd जनरेशन। तो सिफेलेक्सिन कौन सी जनरेशन की हो गई दोस्तों, आपकी 2nd जनरेशन की हो गई। इसके अंदर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है एक्चुअली में, सिफालेक्सिन की, लेक्सिन
ये ना स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसमें CEFA आएगा, ये सीफालेक्सिन है ना, इससे गड़बड़ हो रही है। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ, मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। हाँ, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इससे गड़बड़ हो रही है। देखो ये स्पेलिंग है ना इसकी, सीफालेक्सिन आएगी ये, तो मैं वही सोच रहा है सीफालेक्सिन तो कोई ड्रग है ही नहीं इसमें, ये स्पेलिंग है ना गलत लिखी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर ही, तो इसका आंसर आएगा सीफालेक्सिन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आंसर ये नहीं आएगा। देखो ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा इस पे, है ना, क्योंकि स्पेलिंग ही गलत लिखी थी, क्वेश्चन में गलत लिखी हुई है स्पेलिंग। असली में जो ड्रग है ये ऐसे लिखते हैं इसको हम, सीफालेक्सिन। अब देखो दोस्तों, सीफालेक्सिन तो सीफा मिल गया, अब हमने देखा ना इसमें सीफा क्लोर तो नहीं है कहीं, और वो तो नहीं है, तो ये कौन सी जनरेशन की होगी, फर्स्ट जनरेशन की हो गई है ना, ठीक है, कंफ्यूज हो गए हम फालतू में बिना बात स्पेलिंग गलत लिखने के कारण। तो एक्चुअली में इसकी स्पेलिंग CFA होती है, आप चाहो तो गूगल खुद भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसमें आपको सीफा मिल गया, हाँ जी मिल गया सीफा। अब सीफा के बाद क्लोर और मंडोले तो नहीं है, नहीं है, तो ये भी कौन सी जनरेशन की हो गई, फर्स्ट जनरेशन की हो गई। अब आ जाओ सेप्टाजिडिम के अंदर, सेप्टाजिडिम में, ठीक है, सेप्टाजिडिम के अंदर अगर आप आते हो दोस्तों, तो उसके अंदर पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम ये करोगे कि आप सीफा ढूंढोगे, सीफा है इसके अंदर, नहीं है, तो आपको आगे क्लोर मंडोले से कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट जनरेशन की ये नहीं है। फिर आ जाओ दोस्तों इसके अंदर, आप फिर क्या ढूंढोगे, आप इसके अंदर पी ढूंढोगे, पी है इसके अंदर कहीं, नहीं, तो फोर्थ जनरेशन भी नहीं है। फिर ढूंढोगे रोल, रोल है कहीं, नहीं, तो फिफ्थ जनरेशन भी नहीं है। और इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर क्या है दोस्तों, आपका मी 1 और 10, मी 1 और 10, तो मी 1 और 10 है, हाँ जी है, क्या है, मी है, तो मी है तो ये थर्ड जनरेशन की होगी। तो ये जो ड्रग है दोस्तों कौन सी जनरेशन की हो जाएगी, थर्ड जनरेशन की हो जाएगी, ठीक है, थर्ड जनरेशन। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन की, तो अब वैसे तो आंसर जब ये तीनों ही नहीं है तो ये आंसर आएगा सेप्टारोलिन, लेकिन आप इसमें खुद करके देख लो, पहले आपने सेफा ढूंढो, नहीं है, ठीक है, उसके बाद में क्या ढूंढोगे, पी ढूंढो, नहीं है, रोल ढूंढो, मिल गया, देखो ये रहा रोल, तो जहां रोल मिल जाएगा वहां फिफ्थ जनरेशन है। तो ये जो ड्रग है दोस्तों सेप्टारोलिन, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये कौन सी जनरेशन की है आपकी, फिफ्थ जनरेशन की ड्रग है। और MRSA जो ड्रग है दोस्तों वो भी कौन सी जनरेशन की होती है, फिफ्थ जनरेशन की होती है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग के चक्कर में कंफ्यूज कर दिया इन्होंने बिना बात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं होगा कि गलत स्पेलिंग लिख देंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि सिफेलोस्पोरिन जो है ना दोस्तों कहाँ से एक्सक्रीट होती है, मेनली किडनी से एक्सक्रीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि विच सिफेलोस्पोरिन इज एसोसिएटेड विद ए हाई रिस्क ऑफ कोजिंग डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन। भाई कौन कौन सी 3 ड्रग बताई हैं मैंने आपको जो डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन करती हैं, बताओ कौन कौन सी 3 ड्रग बताई हैं जो कि डाइसल्फिरैम लाइक रिएक्शन करती हैं। तो मैंने आपको 3 ड्रग बताई हैं दोस्तों, तो उनमें से एक जो ड्रग है दैट इज सेफोटीटान है, एक ड्रग जो है इसमें वो क्या है दोस्तों, सेफोटीटान है। दूसरी जो ड्रग वो कौन सी है, मोक्सालेक्टम। 3 ड्रग बताइए मैंने आपको, सेफोटीटान है, दूसरी जो ड्रग बताई दैट इज मोक्सालेक्टम, और एक जो ड्रग बताइए दोस्तों वो आपको मैंने कौन सी बताई है, वो बताइए मैंने आपको सेफोपेराजोन है, सेफोपेराजोन, ठीक है। ये 3 तो ड्रग बताई हैं आपको मैंने, सेफोपेराजोन, मोक्सालेक्टम और सेफोटीटान। तो सेफोटीटान मिल गई जो कि कैसी रिएक्शन करती है, डाइसल्फिरैम। एक बार इनको वापस से देखते हैं कि कौन कौन सी जनरेशन की हैं, इन सब पे बात करते हैं। पहली जो ड्रग है दोस्तों सीफाजोलिन, सीफा मिल गया, हाँ जी मिल गया। अब क्या देखोगे, सीफा मिलेगा तो मंडोले देखोगे, सीफा का मन तो नहीं डोल रहा है, या फिर सीफा का क्लोर के साथ कोई रिलेशन, सीफा क्लोर नहीं है, तो सिंपल सी बात है सीफाजोलिन कौन सी जनरेशन की हो गई, फर्स्ट जनरेशन की हो गई है, ठीक है। इसके बाद में सेप्ट्रिक्सोन पे आ जाओ, तो सेप्ट्रिक्सोन तो शायद हमने अभी बात ही की थी, लेकिन फिर भी देख लो मी 1 और 10 आ रहा है इसमें, तो ये थर्ड जनरेशन की है मेनली, है ना। वैसे तो उसी सीक्वेंस से आना है, ध्यान रखना, आप मत करना कंफ्यूजन कोई भी, है ना, ठीक है। इसके बाद सेफोटीटान, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, मुझे पता है आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो गए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों वो 10 है, TEN है, बस ये ध्यान रखना, वहां पर मी 1 और 10 है। इसमें आ जाओ, सबसे पहले सेफा ढूंढो, सेफा नहीं मिला, छोड़ो, अब क्लोरोलोर से कुछ लेने देना में नहीं है। फिर हम इसमें पी देखेंगे, पी भी नहीं है, फिर इसको भी छोड़ो, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की नहीं हुई, फोर्थ जनरेशन की भी नहीं हुई। इसके बाद में रोल देखो, रोल देखोगे तो फिफ्थ जनरेशन की ये भी नहीं हुई। फिर क्या देखोगे दोस्तों आप इसमें मी 1 और 10, मी 1 और 10 में से कोई सा है, नहीं है, देखो
ये TAN है, TAN नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये थर्ड जनरेशन भी नहीं है। तो फिर क्या बच गया दोस्तों, लास्ट में आपका सेकंड जनरेशन बच गया। तो ये कौन सी जनरेशन की हो जाएगी, सेकंड जनरेशन की ड्रग हो जाएगी, सेकंड जनरेशन। यहाँ भी देखो इसमें गलत लिख रखा है, स्पेलिंग गलत लिख रखी है, सीफा आएगा ये, सीफा लैक्सीन। तो सीफा मिल गया तो फर्स्ट जनरेशन की है। अगर क्लोर नहीं है और मंडोले नहीं है तो क्योंकि वो दोनों सेकंड जनरेशन की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो सॉरी इसका ये जो हो जाएगा कौन सी जनरेशन की हो जाएगी, फर्स्ट जनरेशन की हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेफोटिटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफोटिटान। ठीक है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसे नहीं। एक नेक्स्ट ड्रग आएगी दोस्तों सेफेपाइम, तो छोड़ो बाद में, पहले तो सेफेपाइम को देखो। सेफेपाइम पहले पहले किस में आओगे, सेफा देखोगे, सेफा मिला नहीं मिला, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन नहीं है। फिर उसके बाद में किस पे जाओगे दोस्तों, आपका फोर्थ जनरेशन में पी मिला, हाँ जी मिल गया। कौन सी जनरेशन की है, फोर्थ जनरेशन की है। लो जी, सेफेपाइम कौन सी जनरेशन की है, फोर्थ जनरेशन की। हाँ लिख भी रखा है ये फोर्थ जनरेशन सिफिलिस्पोरिन हैज इनहांस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो फोर्थ जनरेशन मैंने आपको मेनली क्या लिखाया था दोस्तों, मेनली ग्राम नेगेटिव लिखाया था। आप पीछे जाके देख सकते हो कि फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जो जनरेशन है वो मेनली ग्राम पॉजिटिव लिखा है मैंने आपको। सेकंड जो जनरेशन है वो मेनली एन एरोबिक लिखा है मैंने आपको। थर्ड जो जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखाया। और फोर्थ जो जनरेशन है वो आपको कौन सी लिखाया, ग्राम नेगेटिव लिखाया। और फिफ्थ जो जनरेशन है वो आपको मैंने MRS से लिखवाया था, MRS। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से मैं आपका टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ ना, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको डर खत्म हो जाए, तो इससे आपका डर खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिफेलोस्पोरिन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा इसमें से करेक्ट है, दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, नहीं, दे हैव ए शॉर्ट लाइफ टाइम, दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड आईवी। ठीक है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं दोस्तों, ओरली और आईवी में। दे आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट एनोबरिक, ऐसा भी नहीं है, कुछ इफेक्टिव होती हैं, हमने सेकंड जनरेशन में पढ़ा ही है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाली जो भी ड्रग हैं जिनके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, Me1 और 10। इसका एक एक्सेप्शन क्या है, सेफ्यूरोक्साइन, एक एक्सेप्शन क्या है इसका, सेफ्यूरोक्साइन ओवर। ठीक है, इसका क्या फायदा है, मैंने आपको बताया दोस्तों कि जितनी भी जनरेशन है ना वो आगे बढ़ती जाती है ना, तो वो क्या बनती जाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनती जाती है। तो ये अगर पिछली जो जनरेशन उससे इसका ज्यादा फायदा क्या है कि ये ज्यादा ब्रॉडर क्या होगी, इनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होगी। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि विच सिफेलोस्पोरिन इज ऑफन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मेनिंजाइटिस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू, कौन से एक ऐसा सिफेलोस्पोरिन है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है और मेनिंजाइटिस में मेनली यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो मेनली यूज करते हैं दोस्तों, दैट इज सेप्ट्रिक्सोन, दैट इज सेप्ट्रिक्सोन। ठीक है, अब ये सीफा बार बार आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, सीफा लैक्सीन हो गया। सेफ्यूरोक्साइन, भाई ये हमारे सेफ्यूरोक्साइन में गलती करोगे आप, आ जाओ। सेफ्यूरोक्साइन, यहाँ पर आपकी क्या होगी दोस्तों, गड़बड़ होगी। क्यों, क्योंकि आपकी इसलिए गड़बड़ होगी क्योंकि आप सबसे पहले सेफा देखोगे तो सेफा तो नहीं मिला, फर्स्ट जनरेशन नहीं है। फिर आप इसमें पी देखोगे तो इसमें पी भी नहीं मिला आपको। फिर आप रोल देखोगे तो रोल भी नहीं मिला, तो फोर्थ और फिफ्थ तो नहीं मिले। फिर आप किस पे आओगे दोस्तों, Me1 और 10 पे आओगे, Me1 और 10। यहाँ पर आपको मी मिल गया, लेकिन ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि थर्ड जनरेशन का क्या है, ये एक्सेप्शन है, सेफ्यूरोक्साइन। सेफ्यूरोक्साइन सेकंड जनरेशन की ड्रग है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सिफाजोलिन जो है वो फर्स्ट जनरेशन की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज सेफ्ट्रिक्सोन। चलो आ जाओ वापस, हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर लौट कर आते हैं। बहुत सारी चीजें गलत करने के बाद, सही करने के बाद, गलत चीजों को वापस से पढ़ने के बाद हम वापस से लौट कर आ रहे हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि हर बार एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और मेन क्या चीज बनी वो ज्यादा डिपेंड करता है। हमें नहीं लेना कि क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, मेन ये है दोस्तों कि हमें मिला कितना। तो 225 mg क्या मिला, पर ml मिला। हमें कितना मिला, 225 mg क्या मिला दोस्तों, पर ml हमें ये मिला है। डिजायर्ड डोज कितनी है, 125 mg। बस निकाल लो, मुझे लगता नहीं अब निकालने की जरूरत है आपको। डिजायर्ड डोज बरोबर ml अपन अवेलेबल डोज बरोबर ml। डिजायर्ड डोज कितनी है, 125 mg। डिजायर्ड डोज क्या है, 125 mg। 125 mg कितने ml में है, 1 ml में है। अवेलेबल डोज कितनी है दोस्तों, 225 mg। 225 mg कितने ml में है, सॉरी यहाँ तो ml नहीं पता ना, x कितने ml में है, 1 ml में है ना। तो भाई 125 mg कितने ml में, ये तो मैं निकालना ही है ना।
और ये हमें पता है 225 mg 1 ml में है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू कितना हो जाएगा, x इंटू 225 बरोबर 125 इंटू 1, तो 125 इंटू 1 कितना हो गया, 125 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इधर है, ये 225 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 125 अपॉन 225, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 अपॉन 225 हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने सीरीज दे रखी है ना, वैसे क्वेश्चन है ये थोड़ा सा केस में आपको डायरेक्टली वो नहीं दे रखा कि भाई कितने ml है कितना है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर, बस आप इसको निकाल लो। अब सही क्या है ना, डिजायर्ड डोज 125 mg, कितने ml में है नहीं पता, अवेलेबल डोज 225 mg, कितने ml में है पता है, कितने में है 1 ml में है, ठीक है, पर ml है, अरे कहाँ गया ये, फिर x इंटू 225 बरोबर 125, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 अपॉन 225। अब इसको निकाल लो, 25 से दे लो भाग, तो 25 125 और 225 5/9, अब 5/9 में निकाल लो भाई, मेरे तो थोड़ी सी मैथ ऐसे है तो मैं ऐसे निकालता हूँ, 0.1 0 लगा लो, 45, तो 5 आ गया बटे में 5, 9 5 दोबारा से 45 आ जाएगा इसमें, तो लगभग आप इसको 0.55 है, तो लगभग आप इसको कितना दोगे दोस्तों, 0.6 ml हम में से दे देंगे, 0.6 ml हम लगभग ये डोज क्या कर देंगे, दे देंगे। 0.55 है, मतलब 0.5 से तो ज़्यादा है ना, तो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो कैलिब्रेशन हमारे पास है नहीं कि फिक्स 0.55 दे देंगे सीरीज में, तो कितनी देंगे हम, कोई डोज कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हल्का से इसमें ज़्यादा हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पर 0.6 ml आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि एक क्लाइंट इज शेड्यूल टू रिसीव फेनिटोइन, अब मुझे लगता नहीं फेनिटोइन आपको पढ़ाने की जरूरत है, मैंने पूरा फेनिटोइन आपको पढ़ा दिया है, 100 mg ओरली एट 6 PM बट इज हैविंग डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग कैप्सूल। भाई पेशेंट को कैप्सूल दे रहे थे हम 100 mg ओरली, कैप्सूल हमारे पास नहीं है, तो नर्स को क्या करना चाहिए ये मेडिकेशन देने के लिए। तो कैप्सूल के अलावा दोस्तों ये जो ड्रग है ना, ये ओरल सस्पेंशन में भी क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो हम पहले ये देखेंगे कोई ऑप्शन में ओरल सस्पेंशन तो नहीं है, सिरप तो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर तो स्प्रिंकल द पाउडर फ्रॉम द कैप्सूल इनटू ए कप ऑफ वाटर, ठीक है, तो जो ड्रग्स जिस प्रकार से बनी है ना उसको हम वो नहीं कर सकते हैं, वो कैप्सूल के रूप में बनी है, पाउडर फॉर्म में बनी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इंसर्ट ए रेक्टल सपोजिटरी कंटेनिंग 100 mg, कोई भी रेक्टल सपोजिटरी कुछ भी देने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए, हम हमारी मर्जी से ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ओरली दे सकते हैं तो ओरली दे सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं है कि दूसरा रूट नहीं बदलेंगे हम। एडमिनिस्टर 4 ml ऑफ द फेनिटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg पर 5 ml। अब ये तो चलो इसमें सही है कि भाई ओरली देंगे, लेकिन अब इसमें ये डोज इसमें लिख दिया कि भाई 4 ml ऑफ फेनिटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg पर 5 ml, मतलब 5 ml में 125 mg है, लेकिन हमें देनी कितनी है 100 mg, तो सही लिखा हुआ है कि देखना पड़ेगा। तो 1 ml में कितनी हो गई दोस्तों, देखो 5 ml में 125 है, तो 1 ml में कितनी हो गई 25 mg, तो 4 ml दे रखा है इसमें, तो 25 गुणा में 4 बराबर 100 mg, ठीक है, तो 100 mg हमें देनी है, इसके अंदर कितने दे रखा है 100 mg दे रखा है, 4 ml देंगे, ऐसे देंगे हम। ऑब्टेन ए चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू अलाउ एन आईएम इंजेक्शन, ऐसे नहीं है, ठीक है, कोई आईएम इंजेक्शन जरूरी नहीं है, मगर इस तरीके से हम दे सकते हैं रूट को, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, थर्ड होगा, और इस फॉर्म में शायद ये अवेलेबल भी नहीं होती है ना आईएम फॉर्म के अंदर। एडमिनिस्टर 4 ml ऑफ फेनिटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg पर 5 ml, ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख लो आप चाहो तो एक लाइन, देखो अगर कोई पेशेंट किसी ड्रग को या किसी टैबलेट ड्रग नहीं लिखो यार, किसी टैबलेट को नहीं ले पा रहा है तो हम उसे इस ड्रग को
ड्रग को ओरल सस्पेंशन मतलब सिरप, ओरल सस्पेंशन फॉर्म में दे सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। कोई हर वाले सिरप में अवेलेबल नहीं होती ना हर ड्रग, अगर अवेलेबल है तो, अवेलेबल है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने कि व्हाट आर द डिजायर्ड आउटकम्स दैट द नर्स एक्सपेक्ट्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ए नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। मतलब कि ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जो एक ड्रग को देने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या काम करेगी। कौन सी ड्रग दोस्तों? ड्रग का नाम है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, NSAID। भाई डायूरेसिस करवाती है, ठीक है, या फिर डायूरेसिस का मतलब क्या हो गया, जो यूरिन का जो प्रोडक्शन उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। पेन रिलीफ करवाने में हेल्प करती है, एंटी पायरेसिस का काम करती है, मतलब कि फीवर को कम करने में। ब्रोंको डायलेशन, जो ब्रोंकाई है उनको डायलेट करवाती है, या फिर ब्लीडिंग को रोकने में एंटी कोगुलेशन का काम करती है, या फिर दोस्तों रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन को क्या करती है, ये कम करती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको इतना काम आएगा ये कि कई सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके से सॉल्व होंगे। मतलब एक लेवल का क्वेश्चन है ये जो, और जनरली इससे रिलेटेड जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो हमसे पूछे जाते रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन तो है ही, इसके साथ साथ में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ना वो आपको खुद को ऐसा लगेगा हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछे जाते रहते हैं। इसको समझाता हूं मैं स्टार्टिंग में। ड्रग का नाम है दोस्तों नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम NSAID। अब दोस्तों NSAID जो ड्रग है ना उसको समझने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि इस ड्रग को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए क्या प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं पता होंगे तो आप कभी भी इस ड्रग को नहीं समझ सकते। पहली बात, इस ड्रग का नाम क्या है, ये कैसे पड़ा? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, मतलब एक ऐसी ड्रग जो क्या करती है दोस्तों, इन्फ्लामेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, इन्फ्लामेशन नहीं करनी देती। और उसके बावजूद भी क्या है दोस्तों, ये नॉन स्टेरॉइड है। आपको पता है कि जब आप स्टेरॉइड के एक्शन पढ़ते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप एंडोक्राइनोलॉजी में जाके देख सकते हो, 22 से और शायद 29 के बीच में हमारी क्लासेज हैं, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने आपको लिखा रखा था स्टेरॉइड के जब फंक्शन पढ़े थे कि ये क्या होती है दोस्तों, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। लेकिन NSAID ड्रग क्या है, स्टेरॉइड भी नहीं है, नॉन स्टेरॉइड भी है, और नॉन स्टेरॉइड होने के साथ साथ क्या है दोस्तों, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोल दिया। अब हम समझते हैं कि कैसे एक काम करती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझना होगा, तो वो आप तब समझोगे जब आपको क्या आएगा कि काम किसके ऊपर करती है, किसको रोकने का काम करती है। हमारी बॉडी है सेल से बनी हुई होती है, शायद ये बताने की जरूरत किसी को पड़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सेल है। सेल के अंदर होती है क्या दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, और इस किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ये फॉस्फोलिपिड जो है दोस्तों, इसको अगर एक एंजाइम मिल जाए, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज। क्या मिल जाए दोस्तों, फॉस्फोलाइपेज मिल जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एराकिडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड एक फैटी एसिड होता है, आप जाके फैटी एसिड की क्लास में भी देख सकते हो, इसमें नहीं मिलेगी फैटी एसिड, आपको यूट्यूब पे मेरी क्लास है उसमें आप देख सकते हो, फैटी एसिड की और एमाइनो एसिड की एक क्लास मैंने बना रखी है, 100 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कितने कार्बन से बनी हुई होती है, 20 कार्बन से बनी हुई होती है, 20 कार्बन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर अभी तो प्रोस्टाग्लैंडिन आया नहीं, हाँ दोस्तों आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। अब फॉस्फोलिपिड की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम मिला फॉस्फोलाइपेज, पूरा नाम फॉस्फोलाइपेज A2 होता है, PLP भी बोलते हैं। ये जो एराकिडोनिक जो एसिड है ना दोस्तों, इसको अगर एराकिडोनिक एसिड, इस एराकिडोनिक एसिड को अगर दोस्तों एक एंजाइम मिल जाता है जिसका नाम क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज,
शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम कोक्स, कोक्स फर्स्ट, कोक्स सेकंड, अलग अलग होते हैं ये। तो उसकी प्रेजेंस के अंदर ही चेंज हो जाती है दोस्तों, किसके अंदर, प्रोस्टेग्लैंडिन्स में, प्रोस्टेग्लैंडिन्स में। प्रोस्टेग्लैंडिन्स के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मेनली ये प्रोस्टेग्लैंडिन G2 के अंदर कन्वर्ट होती है। प्रोस्टेग्लैंडिन G2 है वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोस्टेग्लैंडिन H2 में। आप याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना याद रखना है कि भाई प्रोस्टेग्लैंडिन बनेगा। G2 H2 इनको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने लेवल का मुझे नहीं लगता कि कभी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं। यहां हमारे काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर इसको जैसे साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसकी जगह लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम मिल जाए इसको, तो दोस्तों ये किस में कन्वर्ट होता है, ल्यूकोट्राइन में कन्वर्ट होता है। तो मतलब कि आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एराकिडोनिक एसिड से न सिर्फ प्रोस्टेग्लैंडिन्स बनते हैं, बल्कि उसके साथ में क्या बनते हैं दोस्तों, ल्यूकोट्राइन्स भी बनते हैं, ठीक है। यहां पर कोक्स है, यहां पर लोक्स एंजाइम है, लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम काम करता है, ठीक है, LOX लाइपोऑक्सीजनेज, तो ल्यूकोट्राइन। तो बस ये याद रखने के लिए रख लेना कि एराकिडोनिक एसिड न सिर्फ प्रोस्टेग्लैंडिन बनाता है, जबकि ल्यूकोट्राइन भी बनाता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्या बन गया, प्रोस्टेग्लैंडिन H2 बन गया। ये प्रोस्टेग्लैंडिन जो H2 है ना दोस्तों, प्रोस्टेग्लैंडिन H2, अभी मैं इसको नाम क्यों पढ़ा प्रोस्टेग्लैंडिन ये भी समझाऊंगा, पहले मैं एक बार ये बता देता हूं। प्रोस्टेग्लैंडिन जो H2 है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोस्टेग्लैंडिन के अंदर क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट के अंदर ये बनाता है थ्रोम्बोएक्जेन, A2। अगर हम बात करें एंडोथीलियम की, जैसे ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम है, तो यहां पे बनाता है दोस्तों ये I2। और जो बॉडी की अदर सेल्स हैं, मतलब प्रोस्टेग्लैंडिन I2, ये भी प्रोस्टेग्लैंडिन का प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोस्टेग्लैंडिन डायरेक्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोएक्जेन A2, क्योंकि बना किससे है, ये प्रोस्टेग्लैंडिन से बना है। यहां पर बन गया प्रोस्टेग्लैंडिन I2। बाकी के जो सेल्स हैं, अदर्स जो सेल्स है दोस्तों, ये बनाती हैं आपकी प्रोस्टेग्लैंडिन D2, प्रोस्टेग्लैंडिन D2, प्रोस्टेग्लैंडिन E2 और प्रोस्टेग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है, F2 अल्फा, DEF, बस इसमें 2 अल्फा और लगा हुआ है। इस प्रकार से क्या बनते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टेग्लैंडिन बनते हैं, ठीक है। ये प्रोस्टेग्लैंडिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में इस प्रकार से होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, यहां पर आपको सब में देखो A2, I2, 2, 2, 2 ये सब दिख रहे हैं। तो 2 का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, 2 का मतलब यहां पर है डबल बॉन्ड से। किससे दोस्तों, डबल बॉन्ड से है। मतलब कि नेचुरल जो प्रोस्टेग्लैंडिन बनते हैं ना दोस्तों, वो कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन में वैसे 4 बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखना, वो काम का है नहीं बट याद रख लेना। और प्रोस्टेग्लैंडिन में डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि सर ऐसे लिखा हुआ रहता है प्रोस्टेग्लैंडिन E1 लिखा रहता है, तो ये तो डबल बॉन्ड नहीं है, ये तो डबल बॉन्ड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मीजोप्रोस्ट देते हो आप, E1 होता है। तो दोस्तों एक्चुअली में नेचुरल फॉर्म में ये E2 फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये सिंथेटिक फॉर्म में बनाए जाते हैं ना, जब भी ये सिंथेटिक फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं, तब इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि प्रोस्टेग्लैंडिन E1। मतलब E1 बना तो पक्का है दोस्तों कि ये लैब के अंदर बनाया गया है या सिंथेटिक फॉर्म के अंदर है। नेचुरल में पाया जाएगा तो E2। अब आपका E1 ही क्यों रखा, E1 इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि इसका जो फंक्शन होगा ना, वो बिल्कुल किसके जैसा होगा, E2 के जैसा होगा। लेकिन ये सिंथेटिक है तो E तो ले लिया, लेकिन बॉन्ड डबल नहीं है तो E1 हो गया, तो प्रोस्टेग्लैंडिन E1। तो ये लैब के अंदर बनाए जाएंगे। 2 है तो इसका मतलब नेचुरल पाए जाते हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब बात आती है दोस्तों कि भाई प्रोस्टेग्लैंडिन कहां से आया, वर्ड प्रोस्टेग्लैंडिन कहां से आया। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई एक ऐसा केमिकल है जो कि सीमन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है दोस्तों, सीमन के अंदर प्रेजेंट है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सीमन जो है उसका एक पार्ट किससे बनता है, उन्होंने देखा कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। उनको नहीं पता था कि भाई बॉडी की बाकी की जो सेल्स है वो भी बनाती हैं, उनको नहीं पता था उस समय। तो उन्होंने सोचा कि कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। तो उन्होंने देखा भाई प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक केमिकल है जो कि मेल के सीमन में प्रेजेंट होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया कि भाई प्रोस्टेट में है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम दे दिया।
लेकिन बाद में जाके पता लगा कि भाई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्रोस्टेग्लैंड में, बहुत सारी बॉडी की बहुत सारी मैक्सिमम सेल्स क्या करती है दोस्तों, प्रोस्टेग्लैंडिन सीक्रेट करती हैं। तो बट इसका फिर बाद में नाम चेंज नहीं हुआ, तब इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोस्टेग्लैंडिन पड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब ये एंजाइम जो NSAID है ना दोस्तों, ये क्या काम करती हैं? NSAID सीधा सीधा दोस्तों इन एंजाइम के ऊपर काम करती है। अब सीधा सीधा आप सोचो कि NSAID जो ड्रग है वो क्या काम करेंगी, इन साइक्लोऑक्सीजिनेज पे काम करेगी। तो जो प्रोस्टेग्लैंडिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा और प्रोस्टेग्लैंडिन नहीं बनेंगे। और प्रोस्टेग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो प्रोस्टेग्लैंडिन के फंक्शन नहीं होंगे, और फंक्शन नहीं होंगे तो ये उसके खिलाफ काम करेगा। अब जरूरी एक बात बताओ, अब मैं आपको समझाऊं कि भाई कि NSAID के क्या फंक्शन होंगे, तो मैं समझाऊंगा कि भाई ये प्रोस्टेग्लैंडिन काम करता है, ये फंक्शन ये उसको रोक देगा। तो सिंपल सी बात ये है समझना कि भाई हमें ये समझना जरूरी है ना कि फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन क्या होंगे। क्यों? अगर आपको प्रोस्टेग्लैंडिन्स के फंक्शन आ गए तो एक बात बताओ, इसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन, वो एक ऑपोजिट काम कौन करेगा, NSAID, मतलब कि प्रोस्टेग्लैंडिन के फंक्शन को रोकेगा ये। तो मैं कह सकता हूं ना कि दोस्तों NSAID किसकी तरह काम कर रहे हैं, NSAID काम कर रहे हैं प्रोस्टेग्लैंडिन इनहिबिटर की तरह। प्रोस्टेग्लैंडिन जो फंक्शन करेगा उसको रोकने का काम करेंगे। तो अगर आपको प्रोस्टेग्लैंडिन के फंक्शन आ गए तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या आ गया दोस्तों, अगर आपको प्रोस्टेग्लैंडिन के फंक्शन आ गए तो सिंपल सी बात है कि आपको ये चीज भी आ जाएगा कि भाई NSAID क्या काम करते हैं, कि जस्ट उसका ऑपोजिट काम करेंगे, जो प्रोस्टेग्लैंडिन जो फंक्शन हो रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे। अब आप सिर्फ ये मत सोचना कि भाई प्रोस्टेग्लैंडिन गलत ही काम करते हैं। क्यों? आप सोचो भाई इनके खिलाफ हम ड्रग यूज कर रहे हैं। दोस्तों इनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट होते हैं, जिनकी आज तक खोज भी नहीं की जा चुकी है। बहुत ऐसे मानते साइंटिस्ट, आगे आगे जाके पता लगेगा कि प्रोस्टेग्लैंडिन क्या क्या काम करवाते हैं। लेकिन जो पता है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। 3 फंक्शन तो जरूर याद रखना, 3 जो फंक्शन हैं वो तो कंपलसरी हैं, उनको तो आप भूल ही नहीं सकते कि भाई प्रोस्टेग्लैंडिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन दोस्तों प्रोस्टेग्लैंडिन का, वो आपको याद रखना है कि प्रोस्टेग्लैंडिन पेन कोज करवाते हैं। ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है दोस्तों, प्रोस्टेग्लैंडिन क्या काम करवाते हैं, फीवर कोज करवाते हैं, ट्रीट नहीं बता रहा हूं, कोज करवाते हैं दोस्तों। और तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है आपका, कि प्रोस्टेग्लैंडिन क्या कोज करवाते हैं दोस्तों, इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं। क्या कोज करवाते हैं, इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं। तो ये 3 फंक्शन क्या करते हैं दोस्तों, प्रोस्टेग्लैंडिन करते हैं, पेन करवाते हैं, फीवर करवाते हैं और इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप NSAID यूज करोगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन करेंगे ये। तो ये ऑपोजिट फंक्शन करेंगे, तो पेन करवा रहे हैं तो ये पेन को रोकेंगी, तो ये किसकी तरह काम करेंगे दोस्तों, एनाल्जेसिक की तरह काम करेंगे। फीवर करवाएंगे तो ये एंटीपायरेटिक की तरह काम करेंगी, भाई फीवर को रोकने का काम करेंगे, तो ये एंटीपायरेटिक फंक्शन भी होगा। और अगर इन्फ्लामेशन करवाती हैं तो ये कौन सा एक्शन करेंगे दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये NSAID के क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। तो ये 3 तो ऐसे हैं जो सबको पता होता है, तो ये इतना कोई जरूरी नहीं है कि भाई 3 तो सबको ही पता है। अब हम वो फंक्शन देखेंगे दोस्तों जो लोगों को कम पता रहते हैं, कम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा जो फंक्शन है दोस्तों वो हम पढ़ते हैं प्लेटलेट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट, प्लेटलेट के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है दोस्तों, कभी भी ब्लीडिंग होती है ना तो प्लेटलेट उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इसे हम प्लेटलेट एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो प्लेटलेट होती है ना वो क्या होने लग जाती हैं, चिपकने लग जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे से चिपकती हैं, और चिपक कर क्या काम करती हैं दोस्तों, चिपक कर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, और जहां से ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का क्या करती हैं दोस्तों, ये काम करती हैं। उसको रोकने का क्या करती हैं, ये काम करती हैं। तो ये इस फंक्शन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्लेटलेट एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों, प्लेटलेट एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। अब कभी भी मान लो क्या होगा, 2 चीजें होंगी। जैसे मान लो ब्लीडिंग हो रही है तो एक तो एंडोथेलियम है, एक तो एंडोथेलियम है और एक प्लेटलेट है। अब इन दोनों का जो फंक्शन है ना दोस्तों वो एकदम ऑपोजिट फंक्शन होता है। इनका क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट फंक्शन होता है। प्लेटलेट जो रिलीज करती है, मैंने आपको अभी बताया था, थ्रोम्बोएक्सिन रिलीज करती है, अभी हमने पढ़ा था थ्रोम्बोएक्सिन। और एंडोथेलियम जो है ना दोस्तों, ये क्या करती है रिलीज, प्रोस्टेग्लैंडिन I2 रिलीज करती हैं। तो जैसे ही मान लो ब्लीडिंग होगी तो 2 चीजें हुई, एक I2 हुई और एक थ्रोम्बोएक्सिन हुई। तो थ्रोम्बोएक्सिन जो है, थ्रोम्बोएक्सिन A2 है ये, तो ये क्या काम करवाती है दोस्तों, प्लेटलेट को चिपकाने का काम करती है, मतलब एग्रीगेशन का काम करेंगे, एग्रीगेशन। ठीक है, जबकि प्रोस्टेग्लैंडिन जो I2 है
ये क्या फंक्शन करती है दोस्तों, ये इनहिबिटरी फंक्शन करती है, मतलब कि एंटी प्लेटलेट फंक्शन मान लो कि प्लेटलेट को चिपकने नहीं देती है, एंटी प्लेटलेट फंक्शन होता है ये एग्रीगेशन के ऑपोजिट फंक्शन कर रही है, इनहिबिटरी मान लो, इनहिबिटरी फंक्शन प्लेटलेट को चिपकने नहीं देती। तो ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, दोनों फंक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। थ्रोम्बोएक्सिन है वो ब्लीडिंग में रुकवाने में हेल्प करेगा, एग्रीगेशन करवाएगा, और एंडोथेलियम जो है वो क्या करेगा दोस्तों, एंटी प्लेटलेट इनहिबिटरी एक्शन करता है। लेकिन लंबे समय तक आप सिर्फ प्लेटलेट एग्रीगेशन के द्वारा ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते हो, जो आप कोगुलेशन जो मैकेनिज्म उसमें भी आप क्या करते हो, पढ़ते हो। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि हम किसी भी पेशेंट को मान लो कि एमआई हो रहा है या स्ट्रोक हो रहा है, स्ट्रोक, तो उसको हम क्या देते हैं, एनएसएआईडी देते हैं। एनएसएआईडी में भी कौन सी ड्रग देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, हम क्या देते हैं, एस्पिरिन। तो ये जो एस्पिरिन है ना दोस्तों, किसके ऊपर काम करता है, तो मेन क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, एस्पिरिन वर्क ऑन थ्रोम्बोएक्सिन A2। किस पे काम करता है दोस्तों, थ्रोम्बोएक्सिन A2 के ऊपर क्या करता है, काम करता है। अब थ्रोम्बोएक्सिन A2 के ऊपर जब काम करेगा तो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या करेगा दोस्तों, ये प्रिवेंट करेगा। तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, तो एक जगह इकट्ठा नहीं होगी तो क्लोट नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा किसमें, एमआई के अंदर, और एमआई और स्ट्रोक में। तो इसे हम एस्पिरिन, और एस्पिरिन में कैसी फॉर्म में दी जाती है दोस्तों, लो डोज में दी जाती है, डोज ज्यादा नहीं रखते हैं इसके हम, है ना। लगभग इसकी जो डोज है वो 40 mg से स्टार्ट होकर और 325 mg तक हम देते हैं, हाई डोज नहीं देते हैं एस्पिरिन। तो लो डोज एस्पिरिन यूज करते हैं। तो एस्पिरिन क्या है, एक एनएसएआईडी ड्रग है जो क्या काम करती है दोस्तों, थ्रोम्बोएक्सिन A2 के ऊपर काम करती है, क्योंकि A2 क्या करवाता है दोस्तों, एग्रीगेशन करवाता है। हमें एग्रीगेशन कुछ समय क्या करना रहता है, प्रिवेंट करना रहता है, किसके अंदर, एमआई स्ट्रोक में। अब उस एग्रीगेशन को आप प्रिवेंट करोगे तो उसके लिए आप यूज करोगे ड्रग, तो एनएसएआईडी यूज करोगे, और वो भी कौन सी यूज करोगे, आप एस्पिरिन यूज करोगे। किसके ऊपर काम करेगी दोस्तों, थ्रोम्बोएक्सिन A2 के ऊपर क्या करेगी, काम करेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा सर I2 पे क्यों नहीं काम करती, भाई I2 पे क्यों काम करवाएंगे हम, I2 तो खुद ही हमारा हेल्प कर रही है, एंटी प्लेटलेट फंक्शन कर रही है, या इनहिबिटरी फंक्शन का क्या कर रही है दोस्तों, रोल अदा कर रही है। तो हमें तो उस समय एमआई या स्ट्रोक जब किसी पेशेंट के अंदर हम नहीं चाहते हैं ना कि ब्लड क्लॉट बने, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एंटी प्लेटलेट फंक्शन जो है उसको तो हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या इनहिबिटरी फंक्शन करने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। तो इसको याद रख लेना, I फॉर इनहिबिटरी, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या करता है, इनहिबिटरी करता है, और A2 मतलब एग्रीगेशन। थ्रोम्बोएक्सिन क्या काम करवाता है दोस्तों, एग्रीगेशन का काम करवाता है। तो इस प्रकार से क्या करती है, ये काम करती है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, पहला हो गया प्लेटलेट, तो सिंपल से याद रखना बस। अब आपको मैं एक लाइन में बताता हूं, एक लाइन में आपको क्या याद रखना है, तो मतलब इतना याद नहीं रहे तो आपको एक लाइन में ये याद रखना है कि थ्रोम्बोएक्सिन जो है ये कोज करवाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, और एनएसएआईडी जो है वो इसको क्या करती है दोस्तों, रोकती है। तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, एंटी प्लेटलेट। बस इतना याद रख लो, बस इतना याद रखना। आपको ज्यादा डिटेल में अगर याद नहीं हो तो बस एक लाइन याद रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। और मैं आगे आपको एस्पिरिन के बारे में पढ़ाऊंगा, तब थोड़ा सा और बताऊंगा आपको ना। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब तीन तो वो फंक्शन हो गए, चौथा हो गया, ये पांचवा पढ़ लेते हैं हम ना। तीन फंक्शन तो मैंने आपको बताया, एक पेन करवाता है, एक फीवर करवाता है, और एक क्या कोज करवाता है, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन। चौथा फंक्शन इसका प्लेटलेट पे हो गया, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पांचवा जो फंक्शन है दोस्तों वो हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर पढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बताने की जरूरत पड़ेगी। एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो दोस्तों आप, डक्टस आर्टीरियोसस। तो दोस्तों ये जो डक्टस आर्टीरियोसस आप पढ़ते हो, इस डक्टस आर्टीरियोसस को फीटल सर्कुलेशन के दौरान तो ओपन ही रहेगी ना, क्या होती है, ये डक्ट होती है जो आर्टरी को आर्टरी से मिलाती है। किसको किससे मिलाती है, ये पल्मोनरी आर्टरी को अरोटा से मिलाती है, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पल्मोनरी आर्टरी को किससे कनेक्ट करती है, ये अरोटा से क्या करती है दोस्तों, कनेक्ट करती है। इसको ओपन करवाने में हेल्प करता है दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्लासेंटा इसको सीक्रेट करता है मेनली, और प्लासेंटा के द्वारा दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या होता है, सीक्रेट होता है। जिस बच्चे की थोड़ी सी मेमोरी पावर कम है तो वो E2 I2 इनको मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रख लो भाई प्रोस्टाग्लैंडिन है। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो बच्चा याद कर सकता है वो कर लेना, ठीक है। और लास्ट में एक समराइज करके बता दूंगा सिंपल वे में कैसे याद रखना है। तो प्लासेंटा जो है वो क्या सीक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सीक्रेट करता है।
ये क्या काम रखता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2? तो डक्टस आर्टेरियोसस को क्या रखता है दोस्तों? ओपन रखता है। डक्टस आर्टेरियोसस को क्या रखता है? ये ओपन रखता है, ओपन रखता है। और ओपन की जरूरत होती है फीटल सर्कुलेशन के दौरान, लेकिन जन्म के बाद इसको बंद करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मान लो कि किसी बच्चे के अंदर दोस्तों की डक्टस आर्टेरियोसस है ना, जन्म के बाद बंद हो जाता है, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या रहे दोस्तों? ओपन रहे। डक्टस आर्टेरियोसस क्या रहे? ओपन रहे। अगर डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रहता है आफ्टर बर्थ, तो इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पीडीए के नाम से जानते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से जानते हैं। अब ये तो समस्या हो गई, क्योंकि अब तो इसको बंद करवाना जरूरी है। तो भाई हम जानते हैं कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो इसको ओपन रखते हैं, तो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकने वाली ड्रग। वो कौन सी है दोस्तों? NSAID। इसलिए इसको रोकने के लिए हम इसको बंद करने के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? NSAID यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसको ओपन होने का जो कारण है ना, वो कौन है दोस्तों? प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करवाने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर यूज करेंगे, जो कौन है? NSAID। तो वो इसको क्या करवा देगा दोस्तों? आपका क्लोज करवा देगा। वो इसको क्या करवा देगा दोस्तों? क्लोज करवा देगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं? जैसे कि आइबुप्रोफेन यूज कर सकते हो, इंडोमेथासिन यूज कर सकते हैं, या एस्पिरिन यूज करते हैं। तो ये ड्रग क्या है दोस्तों? ये तीनों ड्रग किसके एग्जांपल है? ये NSAID के एग्जांपल है। तो ये इसको बंद कराने में क्या करती है दोस्तों? हेल्प करती है। बंद कराने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कार्डियोवास्कुलर है तो वेसल्स भी आएगा। तो दूसरा जो फंक्शन है, पहला तो इसमें ये हो गया कि भाई डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखती है प्रोस्टाग्लैंडिन, ए मान लो कार्डियोवास्कुलर में, और बी मान लोगे हम क्या? वेस्कुलर में। तो ये वैसोडाइलेशन करवाती है। क्या करवाती है? वैसोडाइलेशन करवाती है। तो वैसोडाइलेशन के कारण भी इसका हम क्या करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? एक तो दोस्तों इसका यूज करते हैं हम किसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन का बता रहा हूं मैं, NSAID का नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि हम प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन पढ़ रहे हैं। जहां तक जरूरत होगी मैं बता दूंगा। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है, जो पेनिस है उसका इरेक्शन नहीं होता है, तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज वो परफॉर्म नहीं की जा सकती, तो उसको इरेक्शन करवाने के लिए क्या होती है दोस्तों? वहां पर ब्लड सप्लाई चाहिए ज्यादा, तो वेसल्स का क्या चाहिए? डायलेशन चाहिए। अब वेसल्स का जो डायलेशन करवाने के लिए हम क्या देंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्यों? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवा रही है? वैसोडाइलेशन करवाती है। तो इसलिए हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिसका नाम है एलप्रोस्टाडिल। तो एलप्रोस्टाडिल प्रोस्टाग्लैंडिन है। बस कंफ्यूज मत हो ना बच्चों। आप मुझे बताइए, यहां कंफ्यूज हो सकते हो, कहां पर NSAID सोचोगे, कहां पर ये सोचोगे कि यार NSAID तो नहीं है। NSAID नहीं है, ये ध्यान रखना। एलप्रोस्टाडिल जो ड्रग है ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही है। क्या है ये? प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग है। तो ये वैसोडाइलेशन करवाती है, ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, इसका एक जगह और यूज करते हैं हम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। ठीक है, अब हाइपरटेंशन है तो हमें वैसोडाइलेशन जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना कम डायमीटर होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो हाइपरटेंशन में प्रेशर कम करवाना होता है, इसलिए इसका जो दूसरा यूज हम है प्रोस्टाग्लैंडिन का किसमें करते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में करते हैं। जैसे कि इलोप्रोस्ट, एक ड्रग है दोस्तों इलोप्रोस्ट, जो कि किसमें यूज की जाती है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे इसका यूट्रस पे पढ़ते हैं। यूट्रस के अंदर क्या करवाती है दोस्तों? जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, ये जो यूट्रस की अपर पार्ट है वहां पर क्या करवाती है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। क्या करवाती हैं? कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाती हैं। और लोअर पार्ट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो बनाई गई है, E1 सॉरी, ये क्या करवाती है? रिलैक्सेशन करवाती है, रिलैक्सेशन। अब दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि प्रोस्टाग्लैंडिन को ज्यादातर हम लेबर के लिए यूज नहीं करते हैं। किसको यूज करते हैं दोस्तों? ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। क्यों नहीं करते हैं यूज? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है, जिसके कारण जो फीटस है ना उसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रेस हो जाता है, और डिस्ट्रेस होने के कारण फीटस की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसलिए हम इसका यूज किसमें नहीं करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस कोज करती है, फीटस की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, एक्सेसिव प्रेशर कोज करती है। तो बच्चा है जो दोस्तों
उसको डिस्ट्रेस में ला देती है और उसको जब सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो उसके कारण उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर इसका यूज कैसे करें भाई प्रोस्टाग्लैंडिन का? भाई इसका यूज आप ऐसे करो, अबॉर्शन में कर लो। किस में कर लो दोस्तों? अबॉर्शन में कर लो, या फिर पीपीएच में कर लो। क्यों भाई? अबॉर्शन के अंदर तो मान लो फीटस की तो वैसे भी डेथ होनी है, जब आप अबॉर्शन करवा रहे हो तो फीटस की डेथ होनी है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई फीटस की डेथ हो रही है, क्योंकि या तो फीटस की डेथ हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका हम किस में यूज कर सकते हैं दोस्तों? अबॉर्शन में यूज कर सकते हैं, मीजोप्रोस्टोल को यूज करते हैं, आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, मीजोप्रोस्ट। दूसरा दोस्तों पोस्टपार्टम हेमरेज, तो उसमें भी हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कार्बोप्रोस्ट को यूज करते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि पीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है कार्बोप्रोस्ट। ठीक है, पीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस तो ऑक्सीटोसिन ही होती है। क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस? ऑक्सीटोसिन होती है। लेकिन सबसे, अगर ऑक्सीटोसिन किसी भी पेशेंट के अंदर काम नहीं कर रही है तब हम किसका यूज करते हैं? कार्बोप्रोस्ट का यूज करते हैं। लेकिन बहुत पावरफुल ड्रग ये ज्यादा होती है तो इसको मोस्ट पोटेंट बोलते हैं, बहुत पावरफुल होती है ये। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑक्सीटोसिन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका यूज कहां करेंगे इस प्रोस्टाग्लैंडिन का? अबॉर्शन और पीपीएच में भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करवाती है? ये कोज करवाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों आपका, जैसे कि स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर क्या करवाती है? स्टोमक के अंदर है ना ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, अभी हम प्रोस्टाग्लैंडिन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना एक बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। मैं आपको सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा रहा हूं, एनएसएआईडी नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी कहीं कहीं मैंने बताया आपको भाई एनएसएआईडी कैसे काम करेगी, ताकि आगे मुझे बताने में थोड़ी सी हेल्प मिले। लेकिन मेन फंक्शन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर पढ़ेंगे जब आपको मैं एनएसएआईडी में उनका यूज बताऊंगा। स्टोमक क्या करवाता है दोस्तों? प्रोटेक्टिव फंक्शन करवाता है। सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टोमक में क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ना, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको सीक्रेशन को थोड़ा कम करते हैं। SCO3 को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और एक थोड़ा सा ही क्या काम करवाते हैं दोस्तों? म्यूकोसल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। म्यूकोसल ब्लड फ्लो, जो म्यूकोसा जो लेयर होती है वहां पर ब्लड फ्लो को क्या करवाते हैं? इंक्रीज करवाते हैं, तो जाके ताकि वहां पर इन्फ्लेमेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं दोस्तों? ये परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप एक बात सोचो कि किसी भी पेशेंट को मान लो अगर आप दोस्तों एनएसएआईडी दे रहे हो तो ये तीनों फंक्शन क्या होंगे? ओपोज होंगे। भाई HCl का सीक्रेशन बढ़ेगा, SCO3 कम होगा, म्यूकोसल ब्लड फ्लो भी कम होगा, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो एनएसएआईडी का एक साइड इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? पेप्टिक अल्सर भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में एस्प्रिन। इसलिए हम कहते हैं कि एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि खाली पेट अगर होगा तो उस समय पेप्टिक अल्सर के चांसेस क्या होंगे? और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एस्प्रिन क्या है? एनएसएआईडी है। एस्प्रिन क्या है? एनएसएआईडी। ठीक है, हर जगह मैं बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए इनकी एक प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, ये एक क्या रहती है? इनकी प्रॉब्लम होती है। हर ड्रग नहीं करवाती, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आई। कौन से हो गए ये देख लेना आप, है ना। इसके बाद दोस्तों आई के अंदर ही क्या काम करवाता है दोस्तों? जो एक्वस ह्यूमर जो है ना, उसको ड्रेन करवाने में हेल्प करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। उसको ड्रेन करवाने में क्या करता है दोस्तों? हेल्प करता है। अब ड्रेन करवाने में हेल्प कर रहा है, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड मान लो दोस्तों ज्यादा बढ़ रहा है, तो ज्यादा बढ़ रहा होगा तो क्या होगा? ग्लूकोमा होगा। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है ना दोस्तों, उसके ट्रीटमेंट में हम किसका यूज करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसका हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होगा? इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैं वही तो करवा रहा हूँ, ये उसको खत्म करने का, कम करवाने का काम कर रहा है, ड्रेन करने का काम कर रहा है। तो अगर हम ये देंगे तो ड्रेन ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर हम क्या यूज करते हैं? लेटेनोप्रोस्ट ड्रग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या फंक्शन हो गए देख लो। 3 फंक्शन तो मैं ऐसे करूँ, आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। पहला फंक्शन फीवर करवाता है, दूसरा फंक्शन पेन करवाता है, तीसरा फंक्शन इन्फ्लामेशन करवाता है। ये तीनों ऐसे फंक्शन हैं जो तो आपके दिमाग में रहने ही रहने चाहिए। ठीक है, फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन। इसके बाद में प्लेटलेट के ऊपर फंक्शन करता है, प्लेटलेट के ऊपर फंक्शन करता है। इसके बाद में कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों उसके ऊपर फंक्शन करता है। इसके बाद में जो यूट्रस है उसके ऊपर फंक्शन करता है। इसके अलावा किस पे करता है दोस्तों? स्टोमक पे करता है। और इसके अलावा किस पे करता है दोस्तों? ये आई पे करता है। किस पे करता है? आई पे करता है। तो इसके 3 फंक्शन, इनको यूज करो किसमें? पीसी में यूज कर लो तीनों फंक्शन को, तो ये इसकी क्या बन जाएगी? ट्रिक बन जाएगी। तो 3 फंक्शन प्लस पीसी यूज, ये क्या है दोस्तों? प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन हो गए।
प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन हो गए। तो एक सेकंड में आप याद रख सकते हो, फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन, पी फॉर प्लेटलेट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूट्रस, स्टोमक एंड आई, यूट्रस, स्टोमक एंड आई। ठीक है, सिंपल वे में याद रख लेना भाई, पी फॉर प्लेटलेट है। अगर किसी बच्चे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि भाई शॉर्ट में, तो शॉर्ट के अंदर क्या याद रखोगे आप कि भाई जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो थ्रोम्बोएक्सिन होता है, एक वो होता है थ्रोम्बोएक्सिन। थ्रोम्बोएक्सिन क्या करवाता है दोस्तों? एग्रीगेशन करवाता है। तो आप यहाँ पर ये याद रख सकते हो कि ये क्या कोज करवाता है? एग्रीगेशन कोज करवाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप याद रख लेना कि डक्टस जो आर्टीरियोसस है उसको क्या रखता है? ये ओपन रखता है। साथ में वैसो डायलेशन कोज करवाता है, वैसो डायलेशन। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, बस एक चीज याद रख लेना, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्टोमक के अंदर प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, तो प्रोटेक्टिव से याद रख लो भाई, स्टोमक को बचा रहा है ये। और आई से क्या करवाता है? ये एक्वस ह्यूमर को क्या करवाता है? ड्रेन करवाता है। बस शॉर्ट में बन गया पूरा, जो भी पढ़ा था वो सारा क्या हो गया दोस्तों? आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार से याद रखा करो। अब हम आते हैं दोस्तों NSAID पे, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। सिंपल सी बात है दोस्तों, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ये किस पे काम करती हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 पे क्या करती है? मेनली परफॉर्म करती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करती हैं? ये इनहिबिट करती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती हैं दोस्तों? ये इनहिबिट करती हैं। क्वेश्चन बनता है कि पहली NSAID ड्रग कौन सी थी? आंसर आएगा दोस्तों एस्पिरिन। एस्पिरिन जो थी वो पहली क्या थी दोस्तों? ड्रग थी। तो एस्पिरिन को पढ़ लेते हैं पहले हम। एस्पिरिन, कई बार इसका केमिकल नेम पूछ लेते हैं, तो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड या सैलिसाइलेट भी लिख देते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड। इसका यूज हम किस में करते हैं दोस्तों? MI और स्ट्रोक में यूज करते हैं, मेनली MI और स्ट्रोक में। किस पे काम करती है? थ्रोम्बोएक्सिन A2 पे काम करती है। थ्रोम्बोएक्सिन जो A2 है उसको प्रिवेंट करती है। तो कुल मिला के कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? ये एंटी प्लेटलेट फंक्शन परफॉर्म करती है, एंटी प्लेटलेट फंक्शन। एंटी प्लेटलेट फंक्शन क्या करती है दोस्तों? ये परफॉर्म करती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि एस्पिरिन जो है उसका एक साइड इफेक्ट होता है, उसके बारे में बताओ मेन। तो एस्पिरिन का एक साइड इफेक्ट है दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एस्पिरिन का एक साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रेज सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे के अंदर चाइल्ड को ये नहीं दी जानी चाहिए एस्पिरिन। एस्पिरिन चाइल्ड को नहीं दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए दोस्तों एस्पिरिन चाइल्ड को? और स्पेशली भी किसमें? वायरल कोई भी फीवर हो, वायरल डिजीज हो, तो उसमें हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन कोज करवाती है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रेज सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रेज सिंड्रोम के नाम से इसे हम जानते हैं। तो रेज सिंड्रोम के अंदर दो चीजें ध्यान रख लेना कि एक तो ये लीवर को इफेक्ट करती है, हिपेटोमेगली कोज करवाती है, और एक ब्रेन को एनसेफेलोपैथी कोज करवाती है। बस दो चीजें याद रख लेना। ठीक है, लीवर और ब्रेन, लीवर और ब्रेन इन पे अफेक्ट करती है। तो रेज सिंड्रोम से बस ये क्वेश्चन सीधा बनता है एक तो कि रेज सिंड्रोम किसके द्वारा कोज होता है? एस्पिरिन के द्वारा। और ये ज्यादा से ज्यादा ये बनेगा कि कौन से दो ऑर्गन को मेनली इफेक्ट करती है? तो मेनली अफेक्ट करती है किसको? लीवर और ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। मतलब एस्पिरिन की अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए तो उसके कारण क्या कोज करवाती है दोस्तों? ये टॉक्सिसिटी कोज करवाती है। एस्पिरिन क्या कोज करवाती है दोस्तों? टॉक्सिसिटी कोज करवाती है। अब टॉक्सिसिटी को याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे क्या याद रखना आपको। एक्चुअली में इसके अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो डिटेल में हम ये पढ़ते हैं दोस्तों कि ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन कोज करवाती है। तो शुरू में क्या होता है, किसी भी पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है, फिर धीरे धीरे पर्सन थक जाता है। उसके बाद में क्या कोज करवाती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज करवाती है। और जो भी एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के जो साइन होते हैं वो मेनली एल्कोलोसिस के कारण आते हैं। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, तो इस तरफ इतना याद रखो कि भाई क्या क्या साइन आते हैं एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के अंदर। एस्पिरिन जो टॉक्सिसिटी है उसके अंदर पर्सन के अंदर क्या क्या साइन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो एरिया है ना, इसको मेनली क्या करती है दोस्तों? ये अफेक्ट करती है। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी किसी भी पर्सन के अंदर होती है तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों उसको क्या करती है? मेनली अफेक्ट करती है। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो यहाँ हेड है तो पेशेंट को हेडेक होगा, या फिर पेशेंट को क्या आएंगे? चक्कर आएंगे। तो चक्कर आएंगे तो वर्टिगो होगा। तो हेडेक और वर्टिगो दिखाई देता है। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों? विजन ब्लड होगा, तो ब्लड विजन होगा, दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी।
ब्लड विजन, साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा तो ब्लड विजन होगा। इसके अलावा कानों से हो सकता है कि कम सुनाई दे तो डीपनेस हो सकती है, या कानों के अंदर घंटी सुनाई दे सकती है तो इसे हम टिनिटस के नाम से जानते हैं, टिनिटस। ठीक है, तो ये सारे साइड इफेक्ट। तो बताओ याद करने में कोई दिक्कत हुई क्या? ऐसे आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऐसे आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो इसकी यूज होती है तो दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि एसिडिक है तो एल्कोहलिक सॉरी एसिडिक है तो एल्कलाइन यूज करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये आपकी पहली ड्रग हो गई एस्पिरिन, इतना आपके लिए बहुत है एस्पिरिन में। इसके बाद में नेक्स्ट जो ड्रग है दोस्तों, दूसरी ड्रग आपको मैं बता देता हूं। दूसरी जो ड्रग आती है दोस्तों इसकी, वो पीसीएम पढ़ लेते हैं। पैरासीटामोल जिसे हम केमिकली बोलते हैं एसिटामिनोफेन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिटामिनोफेन बोलते हैं। पीसीएम मेनली दो काम करती है, एक काम करती है दोस्तों एनाल्जेसिक का, और दूसरा जो काम करती है दोस्तों वो आप सबको पता ही है, शायद बताने की जरूरत नहीं होती, एंटी पायरेटिक इफेक्ट करती है, फीवर में यूज करते हैं। अब आप सबके दिमाग में यहां पर एक चीज आनी चाहिए कि सर आपने तो बताया था कि ये NSAID जो हैं ये इन्फ्लामेशन भी कोज करवाती हैं, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म करती। तो पीसीएम को एंटी इन्फ्लामेटरी जो फंक्शन है दोस्तों वो भी क्या करवाना चाहिए, परफॉर्म करवाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कोई भी जब टिश्यूज डैमेज होता है तो जब पीसीएम इनके पास पहुंचता है, एसिटामिनोफेन पहुंचता है, तो ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड सीक्रेट करती हैं ये सेल, और ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो है ना ये पीसीएम के क्या करता है, ऑपोजिट काम करता है। तो ये उसके एक्शन को क्या नहीं होने देता दोस्तों, परफॉर्म नहीं होने देता। इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन को रोकने का काम खुद सेल करवा देती है पीसीएम से, किसके द्वारा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के द्वारा। इसके कारण ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। दूसरा दोस्तों, ये पेप्टिक अल्सर भी कोज नहीं करवाता, पेप्टिक अल्सर भी कोज नहीं करवाता है। कुछ न्यू थ्योरीज आई हैं अभी इसके बारे में, बताती हैं कि एक्चुअली में ये दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जो एक नए एंजाइम के ऊपर और काम करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 3 के ऊपर, हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है, तो ये ब्रेन को स्टिमुलेट करके फीवर को क्या करवाती है, रोकती है। लेकिन इस कोक्स 3 के ऊपर काम करने के कारण इसका पेप्टिक अल्सर वाला साइड जो इफेक्ट है वो पीसीएम के अंदर नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। नेक्स्ट दोस्तों, पीसीएम की टॉक्सिसिटी। पीसीएम के बारे में दोस्तों ये है कि एक्चुअली में जो पीसीएम आप लोगों की आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी पेशेंट जो लीवर फेलियर का पेशेंट है, लीवर डिजीज का पेशेंट है दोस्तों, उनके लिए पीसीएम को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं कि भाई उनको पीसीएम नहीं देनी चाहिए। क्यों, उनके अंदर ही क्या करवाती है दोस्तों, टॉक्सिसिटी कोज करवाती है। ज्यादा डोज भी नहीं देनी चाहिए, बहुत ज्यादा डोज हो जाए तो वो भी क्या कोज करवा सकती है दोस्तों, टॉक्सिसिटी कोज करवा सकती है। अब इसका रीजन क्या माना गया है, ऐसे माना जाता है कि भाई नॉर्मल पर्सन है ना, नॉर्मल पर्सन के अंदर जो पीसीएम है वो जब जाएगी तो लीवर उतनी अमाउंट में क्या सीक्रेट करता है, ग्लूटाथियोन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, ग्लूटाथियोन। तो ये ग्लूटाथियोन पीसीएम के साथ बाइंड होकर इसकी टॉक्सिसिटी को क्या करता है दोस्तों, प्रिवेंट कर देता है। इसके कारण नॉर्मल पर्सन के अंदर जो पीसीएम है उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन लीवर फेलियर का पर्सन है दोस्तों, ठीक है, लीवर डिजीज का है, क्रोनिक लीवर डिजीज का है, सीएलडी का पेशेंट है, उसके अंदर ग्लूटाथियोन की अमाउंट क्या रहेगी दोस्तों, कम रहेगी। ग्लूटाथियोन की अमाउंट क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जो इसके एक्शन को जो ये लीवर के खिलाफ एक्शन करना चाह रहा था पीसीएम, वो कर पाएगा। क्यों, उसके पास क्या नहीं है दोस्तों, ग्लूटाथियोन नहीं है। जब ग्लूटाथियोन नहीं है तो पीसीएम क्या कोज कर देगा, उसके अंदर टॉक्सिसिटी कोज कर देगा। इसलिए लीवर वाले पेशेंट के अंदर हम ज्यादातर ये ड्रग नहीं देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है, वो सबको पता है दोस्तों कि जो पीसीएम है उसके एंटीडोट क्या यूज करते हैं, तो N-एसिटिलसिस्टीन यूज करते हैं। N-एसिटिलसिस्टीन क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं यूज, मैं बताता हूं। एक्चुअली में दोस्तों ये जो ग्लूटाथियोन है ना, इसको बनाने के लिए सिस्टीन चाहिए। क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, सिस्टीन। ठीक है, जब हम सिस्टीन देंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लूटाथियोन क्या करता है, पीसीएम के जस्ट ऑपोजिट काम करता है लीवर को बचाने के लिए, कि भाई लीवर के ऊपर जो पीसीएम है वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज नहीं करे। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूटाथियोन चाहिए। अब लीवर वाले जो पेशेंट हैं उनके पास ग्लूटाथियोन कम हो जाता है, वो ग्लूटाथियोन बनेगा कब, जब क्या रहेगा, सिस्टीन रहेगा। इसलिए हम पेशेंट को क्या देंगे, N-एसिटिलसिस्टीन देंगे। N-एसिटिलसिस्टीन देंगे तो क्या बनेगा, ग्लूटाथियोन बनेगा।
और ग्लूटाथियोन बनेगा तो ये पीसीएम के खिलाफ काम करके उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा, इसलिए ये उसको क्या करता है दोस्तों, प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये रैशनल के साथ आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। आप लोग याद कर लेते हो वो तो चलो सीधी सी बात है, सबको पता रहता है ये, लेकिन इसका रीजन क्या है वो मैंने आपको समझाया है कि क्यों हम एन-एसिटिल जो सिस्टीन है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, ये दो मेन ड्रग हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग है उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बस अब थोड़ा बहुत हमें पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं। एक ड्रग आती है दोस्तों इसके अंदर पिरोक्सिकैम। पिरोक्सिकैम जो ड्रग आती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनएसएआईडी होती है। बस अब एक एक वर्ड में बताऊंगा। लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनएसएआईडी ड्रग का क्या करती है, ये काम करती है। ठीक है, इसका क्या नाम है दोस्तों, पिरोक्सिकैम। इसके बाद में एक जो ड्रग आती है दोस्तों दैट इज आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो ज्यादातर बच्चों के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो सेफ इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर सेफ भी है, ठीक है, एनाल्जेसिक का काम भी करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी करती है, और कुछ थोड़ा बहुत ये एंटीपायरेटिक एक्शन भी परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद है नीमेसुलाइड। तो दोस्तों बच्चों के अंदर इसका हम यूज नहीं करते हैं, कई कंट्रीज ने इसको बैन भी कर रखा है, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, इसलिए बच्चों के अंदर आजकल हम इसका यूज नहीं करते हैं। एक आती है दोस्तों कीटोरोलैक। तो कीटोरोलैक जो ड्रग होती है दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होती है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, इसको हम आईवी भी दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है और कैन आल्सो बी गिवन आईवी। ठीक है, ये इसका एक जो ड्रग है दोस्तों वो है आपकी इंडोमेथासिन। तो इंडोमेथासिन को मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, एक तो इसका किस में यूज करते हैं हम, पेटेंट डक्टस जो आर्टेरियोसस है उसके अंदर भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडोमेथासिन का। लेकिन इंडोमेथासिन का एक ऑपोजिट काम है, वही मैंने आपको कहा कि एनाल्जेसिक का काम करवाती है, जो एनएसएआईडी है एनाल्जेसिक काम करवाती है, लेकिन इंडोमेथासिन का दोस्तों अलग ही सिस्टम चलता है। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों, ये हेडेक कोज करवा देती है। और ड्रग को हेडेक के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रग क्या कोज करवा देती है दोस्तों, इंडोमेथासिन हेडेक कोज करवा देती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या साइड इफेक्ट होता है, कोई सोचेगा भी नहीं कि हेडेक करवाएगी, क्यों, क्योंकि हम तो इसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर उल्टा ही काम कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इसके अलावा एक ड्रग है दोस्तों सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब जो है बस इतना याद रख लो कि एनाल्जेसिक है, कुछ नहीं याद रखना। एनाल्जेसिक के रूप में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एक ड्रग है दोस्तों एस्प्रिन। तो एस्प्रिन को शायद अब पढ़ाने की जरूरत है नहीं कि एमआई और स्ट्रोक में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। एमआई और स्ट्रोक के अंदर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक ड्रग है दोस्तों पीसीएम। तो पीसीएम को मैंने आपको बता दिया, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक। एक ड्रग होती है दोस्तों इटोरिकोक्सिब। तो इटोरिकोक्सिब जो है वो भी एनाल्जेसिक है, बस इतना याद रख लो, एनाल्जेसिक। और एक ड्रग और याद रख लो आप, डाइक्लोफिनेक सोडियम, जो कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये डाइक्लोफिनेक। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा डाइक्लोफिनेक, वोरोन के नाम से जो इंजेक्शन आता है दोस्तों वो डाइक्लोफिनेक है। तो ये भी किसका काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, एनाल्जेसिक। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, तो याद रखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म है पिंकी, PINKI, पिंकी, और कैप्ट CAPED। बस सारी ड्रग याद हो गई आपको। तो मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन में मैंने आपको क्या पढ़ाया दोस्तों, 3 काम है, पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन और साथ में PCUs, खत्म काम। इसके बाद में NSAID पढ़ाया। NSAID में मैंने आपको क्या पढ़ाया, कौन कौन सी ड्रग पढ़ाई, तो पिंकी, कैप्ट CAPED, खत्म। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया हमारा सब कुछ। अब हम आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर लौट के। मेन 3 जो इफेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं डिजायर्ड आउटकम्स, जो कि NSAID के 3 होते हैं। पेन को रिलीव करने पे एनाल्जेसिक, फीवर को प्रिवेंट करने में एंटीपायरेसिस, और एक इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने में। तो ये बस इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा था
कि भाई ये क्या क्या 3 इसके डिजायरेबल आउटकम्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? NSAID पेन के खिलाफ काम करती है, फीवर के खिलाफ काम करती है और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, ब्रोंकोडायलेशन नहीं करवाती है, एंटीकोगुलेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि डिजायरेबल मेन जो आउटकम होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं इसके? यही होते हैं। डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे कि भाई एंटीकोगुलेशन इसके अंदर आएगा। तो डिजायरेबल में मेन 3 होते हैं, पेन रिलीफ, एंटीपायरेसिस और रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। अदर्स के अंदर बाकी के सारे आएंगे जो कि मैंने आपको समझाए थे, वो सारे आउटकम्स बाकी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो लिख लो NSAID ड्रग, NSAID, बस आगे 3 चीजें लिख लो और कुछ नहीं लिखना। एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, अब यहां पर वैसे भी देखो एंटी कोगुलेशन लिख रखा है, मतलब ब्लीडिंग को रोकने का काम कर रही है ये, मतलब कोगुलेशन मतलब ब्लीडिंग को रोकने का काम कर रही है, और एंटी मतलब उसके ऑपोजिट काम कर रही है। ये किसके अंदर आएगा? अदर फंक्शन के अंदर आप पढ़ो तो फिर ये उसमें पढ़ सकते हो। भाई एस्पिरिन कोज करवाती है, तो एस्पिरिन मेनली क्या प्रिवेंट करती है दोस्तों? कोगुलेशन को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, कोगुलेशन नहीं होने देती है। या फिर हम कहें कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करती है दोस्तों? ये प्रिवेंट करती है। लेकिन ये यहाँ पर इस फंक्शन को हम नहीं ले सकते, क्योंकि मेन ये पूछ रहा है कौन से? डिजायर्ड आउटकम्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा इससे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आज कुछ ड्रग्स ज़्यादा पढ़ लिए है। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बस आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ के इस क्लास को हम खत्म करते हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या है? ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज नाउ इन द 3rd ट्राइमेस्टर। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है दोस्तों, और वो किस में है? 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर है। द क्लाइंट टेल्स द नर्स आई वांट टू बी नॉक्ड आउट फॉर द बर्थ। ठीक है, कि मैं नॉक्ड आउट ऑफ द बर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि मैं बर्थ को भूलना चाहती हूँ, मतलब कि मैं इस दर से बाहर निकलना चाहती हूँ, और दूसरे शब्दों में कहें तो मैं एनेस्थीसिया का यूज करना चाहती हूँ, कि मैं इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहती, बर्थ के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहती का मतलब वो एक्टिव प्रोसेस में नहीं रहना चाहती। तो वो क्या कहना चाह रही है? कि सी वांट टू यूज एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया यूज करना चाहती है वो। एनेस्थीसिया क्या करना यूज चाहती है? यूज करना चाहती है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड? सोचो कि आप कोई भी पेशेंट है और आपको ये कह रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे दोस्तों? भाई यूज करो, नहीं करो, क्या है? तो उसके बारे में पढ़ते हैं, और एक नई टेक्निक पढ़ेंगे हम कि हमें पेशेंट को क्या रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। इससे आपको एन क्लास के और जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, उसको भी करने में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। पहला इसमें देखा, यू आर वरीड अबाउट टू मच। ठीक है, ये दोस्तों हम कह रहे हैं कि आप है ना बहुत ज्यादा चिंतित हो, पर पेशेंट ने कुछ नहीं कहा। पेशेंट ने सिर्फ हमें क्या कहा कि भाई मैं एनेस्थीसिया यूज करना चाहती हूँ, मैं बर्थ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मतलब एनेस्थीसिया यूज करना चाहती हूँ। हम उसको क्या कर रहे हो? आप बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हो। हमें क्या पता भाई वो चिंतित है या नहीं है? हमें नहीं पता कि क्या कारण है। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा कि भाई मैं एनेस्थीसिया क्यों यूज करना चाहती हूँ, बस उसने ये कहा कि मैं सिर्फ एनेस्थीसिया यूज करना चाहती हूँ, मेरे लेबर के दौरान लेबर से बाहर निकलने के लिए नॉकड आउट रहना चाहती हूँ, उस पेन को नहीं सहना चाहती, कुछ भी नहीं कहा उसने। लेकिन हमने खुद ही क्या कह दिया दोस्तों कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हो। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एजम्पशन के नाम से जानते हैं। हमने खुद ने एजम्पशन बना लिया, हमने खुद ही अनुमान कर लिया, फॉल्स एजम्पशन कोज कर लिया हमने कि भाई पेशेंट है ना वो चिंतित है। तो ये चीज गलत है, हमें नहीं पता है भाई पेशेंट किस रीजन से करना होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज लेबर इज अनकंफर्टेबल। सेम यहां पर भी यही टेक्निक है कि मैं समझ सकती हूं कि जो लेबर है ना दोस्तों वो क्या होता है? अनकंफर्टेबल होता है। अब हमें नहीं पता कि जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल होने के कारण क्या रीजन है उसके, कि जिसके कारण वो क्या चाहता है दोस्तों? एनेस्थीसिया का यूज करना चाहता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आई विल टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट दिस रिक्वेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना चाहिए, लेकिन जब बताना चाहिए दोस्तों जब आपके पास रीजन हो। आप उसको जाके कहोगे डॉक्टर साहब को कि भाई डॉक्टर साहब वो जो पेशेंट है ये कह रहा है कि मैं तो एनेस्थीसिया यूज करूंगी। वो पूछेगा क्यों? आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि आपने अगला क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। तो अगर आप किसी भी पेशेंट से, अगर कोई पेशेंट आपसे कुछ भी पूछता है और आप चाहते हो कि वो उसके बारे में और ज्यादा बताए, तो कई बार नर्स क्या करती है? उसी सेंटेंस को वापस से क्या करती है? रिपीट करती है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज, दूसरे तरीके से, लैंग्वेज नहीं मतलब दूसरे वे में। इसे हम पैराफ्रेजिंग के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होगा? आपको जो पेशेंट ने कहा है उसको आपको दोबारा से रिपीट करना है। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा दोस्तों कि पेशेंट उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, फिर बताएगा। वो कहेगा उसने कहा आपको कि मैं एनेस्थीसिया यूज करना चाहता हूं, आप एनेस्थीसिया यूज करना चाहते हो,
क्यों करना चाहते हो, तो उससे आगे की सेंटेंस क्या होना चाहिए, बात होगी। तो उस टेक्निक को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पैराफ्रेजिंग के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखो हमने उसको दूसरे तरीके से क्या कहा, वो कह रहे हैं कि भाई मैं लेबर में नहीं रहना चाहती, बस हमने भी ये कहा यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ, तुम नहीं चाहते कि तुम बच्चे को जब जन्म दे रही हो तो उस दौरान अवेक रहो, जगे हुए रहो, क्योंकि एनेस्थीसिया देगा तो उस जगह नहीं रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है। हमने कहा तो वही बात ना कि आप अवेक नहीं रहना चाहते, क्यों, फिर वो बताएगा हमें कि भाई मैं क्यों मैं एनेस्थीसिया यूज करना चाहती हूँ, क्यों वो अवेक नहीं रहना चाहती है। तो उससे हमें क्या मिलेगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस टेक्निक को हम किस नाम से जानते हैं, पैराफ्रेजिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे दोस्तों जहां पर पैराफ्रेजिंग टेक्निक का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया दोस्तों, यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ। पैराफ्रेजिंग टेक्निक का यूज करके हमें किसी भी चीज की अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम उसकी बात को दोबारा से क्या करते हैं, रिपीट करवाते हैं, लेकिन दूसरे वर्ड्स में करवाते हैं, तो जिससे पेशेंट क्या होगा, खुल के हमें और ज्यादा बताएगा और हमें और चीजों का क्या लगेगा, पता लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो लिख लो, लिखो कि अगर कोई पेशेंट लेबर के दौरान वो, या कोई पेशेंट ये कहे, लेबर के दौरान तो नहीं लिखा हो, थर्ड ट्राइमेस्टर लिखा हो उसमें, ये कहे कि मैं लेबर के दौरान एनेस्थीसिया यूज करना चाहती हूँ, तो नर्स को डिटेल में रीजन जानने के लिए, रीजन जानने के लिए पैराफ्रेजिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए, टेक्निक का यूज करना चाहिए और पेशेंट को यह कहना चाहिए कि क्या आप लेबर के दौरान अवेक नहीं रहना चाहते, जिससे पेशेंट अपने रीजन्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। इससे पता लग जाएगा आपको, बस यही है, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग भी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।